हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम अप्रैल थर्ड वीक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एक साथ कवर करने वाले हैं। तो हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत हम आपको 1 साल तक जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकल पा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस पीडीएफ कोर्स संबंधित तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हु हैज़ बीन क्राउंड फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023? फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 कौन बनी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा नंदिनी गुप्ता। आपको जानना चाहिए राजस्थान की नंदिनी गुप्ता ये फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 बनी है। दिल्ली की सरिया पूंजा ये फर्स्ट रनर अप रही हैं, यानी कि दूसरे स्थान पर रही, और मणिपुर की थोनाजोम स्ट्रेला लुआंग ये सेकंड रनर अप रही है, यानी कि तीसरे नंबर पर ये रही है। आपको जानना चाहिए जो नंदिनी है बेसिकली ये कोटा राजस्थान से हैं और इनको जो ताज पहनाया गया ये सीनी सदन शेट्टी द्वारा पहनाया गया है, जो कि इनसे पहले मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 रही थी। आपको जानना चाहिए जो फेमिना मिस इंडिया 2023 का इवेंट रहा ये 59th एडिशन रहा है। कई बार एग्जाम में देखा गया कि एडिशन पूछ लेते हैं कि कौन सा एडिशन था और कहाँ पर हुआ ये। एक इंडोर स्टेडियम है कुमान लामपक, इम्फाल, मणिपुर। The first All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) in the Northeast region of India has been inaugurated in which state? भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में पहले अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है आसाम। आपको जानना चाहिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नॉर्थ ईस्ट रीजन के फर्स्ट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी कि एम्स को इनोग्रेट किया है चांगसारी, गुवाहाटी, आसाम में। आपको बता दें एम्स के अलावा कोकराझार, नागौन, नलबाड़ी ये जो जगह हैं यहाँ पर एक एक मेडिकल कॉलेज भी इनोग्रेट किया गया है और कुल लागत इन प्रोजेक्ट्स की 3400 करोड़ रुपए की रही है। साथ ही असम एडवांस्ड हेल्थ केयर इनोवेशन इंस्टीट्यूट इसको भी शुरू किया गया है। किस जगह? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी, आईआईटी गुवाहाटी के कॉम्प्लेक्स में। साथ ही इन्होंने जो आसाम पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड है, ठीक है, तो इनका जो प्लांट है नामरूप डिब्रूगढ़, यहाँ पर एक मेथनॉल प्लांट को भी कमीशन किया है जिसकी कैपेसिटी 500 टन्स पर डे की है। आपको जानना चाहिए इस मौके पर आसाम के गवर्नर गुलाब चंद्र कटारिया, चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा और यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख एल मांडविया भी मौजूद रहे। साथ ही आपको ये जानना चाहिए कि हाल ही में 11,304 बिहू डांसर्स ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया है। ये लार्जेस्ट बिहू डांस रहा है किसी सिंगल वेन्यू पर। वेन्यू क्या रहा? सरुसजाई स्टेडियम, गुवाहाटी। What is the height of India's tallest statue of Ambedkar which was recently unveiled in Hyderabad? हाल ही में हैदराबाद में अनावरण की गई अंबेडकर की भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन बी है 125 फीट। देखिए आपको जानना चाहिए हाल ही में डॉक्टर BR अम्बेडकर की बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई और इस बार 2023 में 132nd बर्थ एनिवर्सरी रही है। हमने पढ़ा भी था इसके बारे में। तो इसी मौके पर तेलंगाना की जो चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव, इन्होंने अम्बेडकर का टॉलेस्ट स्टैचू जो भारत में है उसको इनोग्रेट किया है हैदराबाद में। ये 125 फीट टॉल ब्रॉन्ज स्टैचू है। आप सभी जानते हैं हैदराबाद जो हुसैन सागर लेक हैदराबाद में, इसी के पास स्टेट सेक्रेटेरिएट है, तो वहीं पर इसको इनोग्रेट किया गया है। 360 टन्स ऑफ स्टेनलेस स्टील और 114 टन्स ऑफ ब्रॉन्ज इसमें यूज़ किया गया है। 146.50 करोड़ रुपए की लागत से ये बना है। विच इंडियन स्टेट्स गोंड पेंटिंग हैज़ रिसीव्ड द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग? किस भारतीय राज्य की गोंड पेंटिंग को भौगोलिक संकेतक टैग मिला है?
ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, मध्य प्रदेश। देखिए गोंड पेंटिंग, इसका नाम आपने सुना होगा, मध्य प्रदेश से इसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग हाल ही में प्राप्त हुआ है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग आप सभी जानते हैं, उस प्रोजेक्ट को दिया जाता है जिसका एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल ओरिजिन होता है ना, यानी कि जिस ओरिजिन से आई है वो, तो उसको एक सिग्निफिकेंस रहता है उसको आप कॉपी नहीं कर सकते। तो ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हो सकता है, फूड स्टफ, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, स्प्रे ड्रिंक्स, हैंडीक्राफ्ट, कुछ भी हो सकता है इसमें। तो ऐसा नहीं है कि कोई अपनी पेंटिंग किसी और राज्य में, मान लीजिए उत्तराखंड में जाकर और कह दे कि ये गोंड पेंटिंग है, तो वो इलीगल रहेगा। अच्छा, गोंड जो है ये एक द्रविड़न एक्सप्रेशन से आया है ये शब्द, और द्रविड़न एक्सप्रेशन कोंड से ये शब्द बना है, कोंड। इसका मतलब होता है द ग्रीन माउंटेन। और जो ट्राइबल पीपल हैं उन्हें गोंडीज बोलते हैं। ये मेनली ग्रीन माउंटेन्स में रहते हैं मध्य प्रदेश की। Which company was named as the second strongest tire brand in the world according to a report by the UK-based Brand Finance? यूके स्थित ब्रांड फाइनेंस की एक रिपोर्ट के मुताबिक किस कंपनी को दुनिया के दूसरे सबसे मजबूत टायर ब्रांड के रूप में नामित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन ए है एमआरएफ। देखिए तमिलनाडु हेडक्वार्टर्ड एमआरएफ लिमिटेड ये सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट टायर ब्रांड बना है पूरे वर्ल्ड का, ऐसा बताया है यूनाइटेड किंगडम बेस्ड ब्रांड फाइनेंस ने, जो कि एक ब्रांड वैल्यूएशन कंसल्टेंसी फर्म है। ठीक है, तो पूरे वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टायर ब्रांड है एमआरएफ, तमिलनाडु हेडक्वार्टर्ड है ये। फ्रेंच कंपनी मेसलन ये मोस्ट वैल्यूएबल एंड स्ट्रॉन्गेस्ट टायर ब्रांड है वर्ल्ड में। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट टायर ब्रांड्स। Who has been appointed as interim MD and CEO of कर्नाटका बैंक? कर्नाटक बैंक के अंतरिम MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी है शेखर राव। देखिए कर्नाटक बैंक ने शेखर राव को अपना इंटरिम मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO नियुक्त किया है, क्योंकि जो इंक्यूमेंट CEO रहे अब तक उनका जो टर्म है वो कंप्लीट हो चुका है, और अब शेखर राव को अंतरिम मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO नियुक्त किया गया है 3 महीने के लिए। तो अब तक कौन थे? महाबलेश्वरा MS, कर्नाटका बैंक के MD एंड CEO, और अब इनका जो कार्यकाल है पूरा हो गया 14 अप्रैल को। विच बैंक हैज़ रीइंट्रोड्यूस्ड द रिटेल टर्म डिपॉजिट स्कीम अमृत कलश? किस बैंक ने रिटेल टर्म डिपॉजिट स्कीम अमृत कलश को फिर से शुरू किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, और सही आंसर ऑप्शन डी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने रिटेल टर्म डिपॉजिट स्कीम जिसका नाम अमृत कलश है, इसको फिर से इंट्रोड्यूस किया है। 400 डेज की टेन्योर है इस स्कीम की, और 7.10% इंटरेस्ट रेट रहने वाला है। आपको बता दें ये स्कीम 12 अप्रैल 2023 से जून 30, 2023 तक अवेलेबल है। जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको एडिशनल इंटरेस्ट मिलेगा 50 बेसिस पॉइंट का। आपको बता दें सबसे पहले ये स्कीम SBI द्वारा 15 फरवरी 2023 को जारी की गई थी, और मार्च के एंड तक ये वैलिड थी। टर्म डिपॉजिट आप सभी जानते हैं फिक्स पीरियड के लिए जो है उसमें हम पैसा अपना डाल देते हैं, ठीक है, और अगर बीच में ही हम उसको तोड़वा देते हैं उस डिपॉजिट को तो पेनल्टी भी लगती है। तो टर्म डिपॉजिट क्या क्या होता है? रिकरिंग डिपॉजिट होता है एक, तो एक FD होता है फिक्स डिपॉजिट। अच्छा, आपको ये भी जानना चाहिए, ये भी लिखा हुआ था इसमें कि स्कीम ऐसे टाइम पर आई है जब बैंकिंग सिस्टम की जो डिपॉजिट ग्रोथ है वो क्रेडिट ग्रोथ से पीछे है। क्रेडिट ग्रोथ मतलब यानी कि आप पैसा तो दे रहे हैं, उसकी ग्रोथ तो ज़्यादा है पैसा देने की, लेकिन जो आपके पास डिपॉजिट आ रहा है उसकी ग्रोथ काफ़ी कम है। तो डिपॉजिट ग्रोथ की अगर हम बात करें 24/5/2023 तक बैंकिंग सिस्टम की, तो 9.6% रही ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, जबकि जो क्रेडिट ग्रोथ है यानी कि पैसा देने की 14.5% रही, यानी कि ज़्यादा है और डिपॉजिट ग्रोथ काफ़ी कम है। When is the वर्ल्ड आर्ट डे सेलिब्रेटेड? विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन ए है अप्रैल 15। देखिए वर्ल्ड आर्ट डे ये हर साल 15 अप्रैल को मनाया जाता है, और इस बार 2023 में इसका थीम है आर्ट इज़ गुड फॉर द हेल्थ। आपको जानना चाहिए सबसे पहले साल 2012 में इसे ऑब्जर्व किया गया था, और सभी जानते हैं जाने माने आर्टिस्ट लियोनार्डो डा विंसी, इनका जो वर्क भी है मोनालिसा का, है ना, तो इसी को कमेमोरेट करने के लिए ये वर्ल्ड आर्ट डे मनाया जाता है। सेव द एलिफेंट डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? हाथी बचाओ दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन सी है अप्रैल 16। देखिए सेव द एलिफेंट डे ये 16 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। मकसद रहता है जो एलिफेंट्स की पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन होती जा रही है,
तो उसके प्रति अटेंशन पे करना। साल 2012 में इस डे की शुरुआत हुई थी, किसके द्वारा की गई थी? एलिफेंट री इंट्रोडक्शन फाउंडेशन थाईलैंड के द्वारा और कैनेडियन फिल्म मेकर पैट्रिसिया सिम्स के द्वारा। इस बार जो इसका थीम है वो सेफ गार्डिंग एलिफेंट हैबिटेट्स फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। ठीक है, तो ये रहेगा इसका थीम। Which planets moons will be studied by the Jupiter Icy Moons Explorer Mission और JUICE मिशन? जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर मिशन या JUICE मिशन किस ग्रह के उपग्रहों का अध्ययन करेगा? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, जुपिटर। देखिए, हाल ही में यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने अपना एक स्पेस क्राफ्ट सेंड किया है ताकि जुपिटर और जो इसके 3 जो मून्स हैं, है ना, उनको स्टडी किया जा सके। और इसमें मेन कॉन्ट्रैक्टर है एयरबस डिफेंस एंड स्पेस, ये कंपनी। तो इस स्पेस क्राफ्ट का नाम है जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर मिशन या फिर JUICE आप इसको कह सकते हैं। इसे एरियन 5 रॉकेट से भेजा गया है। कहाँ से? यूरोप का जो स्पेस पोर्ट है कोरोरू, फ्रेंच गिनी, यहाँ से। अच्छा, ये जो स्पेस क्राफ्ट है ना, ये जुपिटर पर पहुँचेगा जुलाई 2031 में और लगभग 3.5 साल ये इस पर ऑर्बिट करेगा, इस जुपिटर पर। और इसकी जो 3 मून्स हैं, गैनीमेड, कैलिस्टो एंड यूरोपा। और इस मिशन के एंड में ये केवल ऑर्बिट करेगा गैनीमेड को। साथ ही एक और जुपिटर संबंधित मिशन है, यह है नासा का यूरोपा क्लिपर मिशन। ये 2024 में लॉन्च किया जाएगा और ये जुपिटर पर पहुंचेगा अप्रैल 2030 में। तो दोनों ही महत्वपूर्ण है और दोनों ही जुपिटर से संबंधित हैं। Which tiger reserve has signed an MOU with the National Highway Authority of India for the entry of vehicles into the forest area? वन क्षेत्र में वाहनों के प्रवेश के लिए किस टाइगर रिजर्व ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, नागार्जुन सागर श्रीसालम टाइगर रिजर्व। देखिए, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI, इसने MOU साइन किया है नागार्जुन सागर श्रीसालम टाइगर रिजर्व के साथ, जो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में फैला हुआ है। तो किस लिए किया है? ताकि जो फॉरेस्ट एरिया है, यहाँ पर जो व्हीकल्स की एंट्री है ये सीमलेस हो सके और एफिशिएंट तरीके से इस सिस्टम को बनाया जा सके, जो व्हीकल्स की एंट्री होती है। तो इसके लिए क्या होगा, जो फॉरेस्ट में एंट्री पॉइंट्स हैं वहाँ पर फास्टैग बेस्ड पेमेंट सिस्टम जो है लगाए जाएंगे। तो इससे जो इकोसिस्टम मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन फी है, तो उसका भी कलेक्शन आसानी से हो पाएगा अलग अलग एंट्रेंस पॉइंट्स पर। विच सिटी होस्टेड द G20 मीटिंग ऑफ एग्रीकल्चर चीफ साइंटिस्ट? किस शहर ने कृषि मुख्य वैज्ञानिकों की G20 बैठक की मेजबानी की है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी, वाराणसी है। देखिए, हाल ही में सेक्रेटरी एंड डायरेक्टर जनरल ICAR डॉक्टर हिमांशु पाठक, इन्होंने 12th G20 मीटिंग ऑफ एग्रीकल्चर चीफ साइंटिस्ट मीटिंग, इसको वाराणसी में इसकी अध्यक्षता की है। थीम रहा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड फूड सिस्टम्स फॉर हेल्दी पीपल एंड प्लेनेट। आपको बता दें, इस मीटिंग में महर्षि इनिशिएटिव को भी लॉन्च किया गया। महर्षि याद रखिएगा, मिलेट्स एंड अदर एंशिएंट ग्रेन्स इंटरनेशनल रिसर्च इनिशिएटिव, इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा। तो ये जो इंटरनेशनल इनिशिएटिव है, ये एग्रो बायोडाइवर्सिटी, फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन, इनके रिसर्च एंड अवेयरनेस से संबंधित है। तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 के उपलक्ष्य में इनिशिएटिव लिया गया है, महर्षि इनिशिएटिव। वेयर वॉज द ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन कंप्रेस्ड बायोगैस हेल्ड? कंप्रेस्ड बायोगैस पर वैश्विक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, न्यू दिल्ली। देखिए, इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोड्यूसर्स फोरम, इन्होंने एक 2 दिन की ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन कंप्रेस्ड बायोगैस, इसको ऑर्गेनाइज किया है। और इसका थीम रहा टूवर्ड्स प्रोग्रेसिव पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर अ रोबस्ट CBG फाउंडेशन एंड ग्रोथ। और मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस कॉन्फ्रेंस को अपना सपोर्ट दिया है। आपको बता दें, ये जो कॉन्फ्रेंस है ये सिल्वर ओक इंडियन हैबिटेट सेंटर न्यू दिल्ली में हुई है। तो इसमें जो भी इंडस्ट्री से संबंधित लोग हैं उनको बताया गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंप्रेस्ड बायोगैस इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं और किस पॉलिसी में क्या क्या मॉडिफिकेशन की जरूरत है, उनको आइडेंटिफाई किया है। विच स्टेट हैज फॉर्म्ड अ पैनल टू एसेस फंक्शनिंग ऑफ जुवेनाइल होम्स? किस राज्य ने किशोर गृहों के कामकाज का आकलन करने के लिए एक पैनल का गठन किया है? सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, तमिलनाडु। देखिए, तमिलनाडु में जो सोशल डिफेंस डिपार्टमेंट है, इसने एक 1 मैन कमिटी बनाई है और इसका नेतृत्व करेंगे फॉर्मर जज के चंद्रू। तो ये क्या करेंगे, जो राज्य में
जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन चिल्ड्रन एक्ट 2015 के तहत जो चाइल्ड केयर होम्स बने हुए हैं तो उनकी फंक्शनिंग कैसे इंप्रूव हो सकती है, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा इंप्रूव हो सकता है, उसके बारे में अपनी रिकमेंडेशन देंगे। तो ये जो कमेटी है ये इंस्टीट्यूशंस के रनिंग से संबंधित कई सारे एक्सपेक्ट्स को बताएगी, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ एंड मेडिकल फैसिलिटीज़, क्वालिफिकेशन ऑफ स्टाफ। इस कमेटी का जो पीरियड रहेगा वो 4 मंथ्स का रहेगा, 6 मंथ तक भी बढ़ सकता है। Which company has entered into a licensing pact with Novartis Pharma AG for manufacturing and marketing the Galvus drugs? Galvus दवाओं के निर्माण और विपणन के लिए किस कंपनी ने नोवार्टिस फार्मा एजी के साथ लाइसेंसिंग समझौता किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है शिप्ला। देखिए ड्रग कंपनी शिप्ला आप सभी जानते हैं, इसने एक लाइसेंसिंग पैक्ट साइन किया है नोवार्टिस फार्मा एजी के साथ, जिसके तहत ये गैल्वस रेंज की जो भी दवाइयाँ हैं उनको मैन्युफैक्चर और मार्केटिंग उनका करेंगे। ये जो दवाई है ये टाइप 2 डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जाती है। 1 जनवरी 2026 से ये जो पैक्ट है ये इफेक्टिव रहेगा। शिप्ला आप सभी जानते हैं मुंबई बेस्ड कंपनी है, इसने ये लाइसेंस एग्रीमेंट साइन किया है नोवार्टिस फार्मा के साथ। स्विट्जरलैंड की ये कंपनी है। विच इज़ द फर्स्ट मेट्रो ट्रेन इन इंडिया टू रन अंडर अ रिवर? भारत में अंडर रिवर यात्रा पूरी करने वाली पहली मेट्रो ट्रेन कौन सी है? सही आंसर ऑप्शन बी कोलकाता मेट्रो। देखिए कोलकाता मेट्रो ने एक सिग्निफिकेंट अचीवमेंट प्राप्त की है। इसने जो हुगली रिवर है तो उसके नीचे से जो टनल जा रही है वहाँ से ऑपरेट किया है, तो पहली बार ऐसा भारत में हुआ है। तो इसमें यात्री तो नहीं थे, केवल ऑफिशियल्स एंड इंजीनियर्स ही थे जब इसने ये ट्रेवल किया ट्रेन ने कोलकाता से हावड़ा के बीच में। Who has been appointed as the MD and CEO of National Bulk Handling Corporation NBSC? नेशनल बल्क हैंडलिंग कॉरपोरेशन के MD and CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है विनोद कुमार। देखिए वेयर हाउसिंग सर्विस प्रोवाइडर नेशनल बल्क हैंडलिंग कॉरपोरेशन जो कि मुंबई हेडक्वार्टर्ड कंपनी है, इसने विनोद कुमार को अपना मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO नियुक्त किया है। आपको बता दें ये रमेश दोराईस्वामी इनसे टेक ओवर करेंगे जो कि अब कंपनी को छोड़ रहे हैं। एनिमल हस्बेंड्री एकेडमी ऑफ इंडिया हैज बीन सेटअप इन विच सिटी? भारतीय पशुपालन अकेडमी किस शहर में स्थापित की गई है? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन सी बेंगलुरु। देखिए हिसारघट्टा बेंगलुरु में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एनिमल हस्बेंड्री एकेडमी ऑफ इंडिया इसको सेटअप किया गया है। इसको मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के तहत सेटअप किया गया है एज अ कंसोर्टियम ऑफ 5 ऑर्गेनाइजेशन। 642 एकड़ में ये फैला हुआ है। अच्छा, इसमें कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है? सेंट्रल पोल्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, सेंट्रल फ्रोजन सीमेन प्रोडक्शन एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, सेंट्रल कैटल ब्रीडिंग फार्म, एनिमल क्वारंटाइन एंड सर्टिफिकेशन सर्विसेज एंड रीजनल फॉडर स्टेशन। तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि जो एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, तो उनकी जो ट्रेनिंग है, उनकी जो एक्सपर्टीज़ है उसको इन्हेंस करना है ना, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम उनके लिए तैयार करना। हु वॉज नेम्ड द ICC वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर मार्च 2023? मार्च 2023 के लिए ICC महिला खिलाड़ी कौन चुनी गई है? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन सी है हैनरिएट एसेंवे। देखिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने मार्च 2023 के लिए जो ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड हैं अनाउंस किए हैं, तो मेल कैटेगरी में या मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ रहे हैं बांग्लादेश के शाकिब अल हसन, और फीमेल कैटेगरी में अवार्ड जीता है रवांडा की हैनरिएट एसेंवे ने। What is the name given to informal trading that takes place outside the purview of stock exchanges in India? भारत में स्टॉक एक्सचेंजों के दायरों से बाहर होने वाले अनौपचारिक व्यापार को क्या नाम दिया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा डब्बा ट्रेडिंग। देखिए आपको जानना चाहिए हाल ही में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इसने एक नोटिस जारी किया है और कुछ एंटिटीज़ के नाम भी बताए हैं जो डब्बा ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हैं। आपको बता दें NSE ने ये भी कहा है जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं कि वो इस तरह की डब्बा ट्रेडिंग में शामिल ना हो, क्योंकि ये लॉ के द्वारा प्रोहिबिटेड है। ठीक है, लीगल नहीं होती इस तरह की ट्रेडिंग, और जो भी इस तरह की ट्रेडिंग में लिफ्ट पाया जाता है तो उसके लिए अलग से प्रोविजंस भी हैं, मतलब फाइन वगैरह लगते हैं। अच्छा, डब्बा ट्रेडिंग क्या होती है मैं आपको एग्जांपल से भी समझाऊंगा। पहले आप ये देख लीजिए, डब्बा ट्रेडिंग रेफर्स टू इनफॉर्मल ट्रेडिंग
दैट टेक्स प्लेस आउटसाइड द परव्यू ऑफ द स्टॉक एक्सचेंजेस, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज से बाहर ये ट्रेडिंग की जाती है, स्टॉक एक्सचेंज इसमें इन्वॉल्व नहीं रहता है। ठीक है, तो जब स्टॉक एक्सचेंज पर जो ट्रेडिंग होती है तो लीगल होती है, स्टॉक एक्सचेंज के बाहर यदि आप ट्रेडिंग करते हैं तो वो एक इलीगल प्रैक्टिस मानी जाती है। इन दिस फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग ब्रोकर्स एक्सिक्यूट ट्रेड्स फॉर क्लाइंट्स without placing them on stock exchanges. Instead, the broker maintain their own trading books or dabba and settle trades with clients outside the exchange. ठीक है, तो जैसे इसमें लिखा हुआ भी है, जो ब्रोकर्स हैं वो अपने क्लाइंट्स के लिए जो भी ऑर्डर्स हैं वो एग्जीक्यूट करते हैं, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज पर नहीं, अपनी एक कॉपी बनाकर रखते हैं, उस पर एग्जीक्यूट करते हैं। अब देखिए, डब्बा ट्रेडिंग को एक ऑफेंस माना गया है सेक्शन 23(1) ऑफ सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट 1956 के तहत। इसमें 10 साल तक की सजा हो सकती है और 25 करोड़ रुपए तक का फाइन इसमें लग सकता है। देखिए, मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं कि आखिर होता क्या है। देखिए, मान लीजिए मैं ब्रोकर हूं और आप मेरे क्लाइंट हैं, तो अब TCS का एक शेयर चल रहा है। TCS का शेयर मान लीजिए 10 रुपये का है और आपको 10 शेयर उसके खरीदने हैं। तो आप तो क्लाइंट है और मैं ब्रोकर हूँ, तो आप मेरे पास आए, आपने मुझे कहा कि हमें 10 रुपये के हिसाब से 10 शेयर चाहिए TCS के। ठीक है, वो पैसा आपने लगा दिया कि हमारा TCS पे लगा दीजिए। अब मैं क्या हूँ, मैं ब्रोकर हूँ, तो मैंने क्या किया, वो पैसा अपने पास रख लिया, मैंने उसको स्टॉक एक्सचेंज पर नहीं लगाया है। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज आप सभी जानते हैं, NSE NBSE। ठीक है, यहाँ पर शेयर वगैरह का लेन देन होता है। तो स्टॉक मार्केट में मैंने पैसा लगाया ही नहीं, वो जो आपने मुझे दिया था एग्जीक्यूट करने के लिए, वो पैसा मैंने अपने पास अभी रखा हुआ है। ठीक है, अब क्या होता है, मैं अपने आप ही स्टॉक एक्सचेंज बन गया हूँ, यानी कि आपकी तरफ से ट्रेडिंग मैं ही कर रहा हूँ, मेरे जरिए ही चल रही है और स्टॉक एक्सचेंज इसमें इन्वॉल्व भी नहीं है। तो अब क्या हुआ, आपने TCS के शेयर लगवाए थे कि 10 रुपये के हिसाब से 10 शेयर ले लीजिए, यानी कि 100 रुपये आपके बैठ गए जो आपने लगाए हैं TCS के शेयर पर। अब मान लीजिए अगले ही घंटे या फिर अगले दिन TCS का जो शेयर है वो 8 रुपये का हो गया, है ना, 8 रुपये का हो गया, यानी कि आपने 10 के हिसाब से खरीदे थे और वो 8 का हो गया है और आपने 100 रुपये मुझे दिए हुए हैं। अब क्या होगा, अब जो आपको पैसा मिलेगा वापस, आपने कहा कि भाई मुझे जो है मुझे अपना ये TCS का शेयर है ये बेचना है। ठीक है, कहीं मुझे और घाटा ना हो जाए, तो अब मैं आपको कितने रुपए दूंगा, 8 रुपये के हिसाब से 80 रुपये मैं आपको दे दूंगा। वो 20 रुपये का मुनाफा मेरा हुआ, मैं ब्रोकर था ना, वो 20 रुपये का मुनाफा मेरा हुआ। तो इससे क्या हुआ, ना तो स्टॉक एक्सचेंज इन्वॉल्व हुआ और मेरा प्रॉफिट भी बन गया। ठीक है, अब मान लीजिए इसी का ही उल्टा कर दीजिए, आपने 10 रुपये के हिसाब से TCS के शेयर खरीदे, मुझको कहा कि TCS का शेयर मुझे खरीदना है, 10 रुपये के हिसाब से 10 शेयर खरीदने हैं, 100 रुपये हो गए। ठीक है, अब क्या हुआ, TCS का शेयर अगले दिन या फिर 2 घंटे बाद ही 12 रुपये पर चला गया है, और अब आपने कहा भाई मुझे शेयर बेचना है, तो इसमें तो आपका प्रॉफिट होगा क्योंकि 120 रुपये बन गए हैं आपके, है ना, 12 रुपये का शेयर हो गया है। तो 10 शेयर आपने लगवाए थे जब 10 रुपये का था, तो अब 120 रुपये हो गए, आपने मुझे 100 रुपये रखे हुए थे अपने लगाने के लिए। तो अब 20 रुपये कहाँ से आएंगे, वो 20 रुपये मैं आपको दूंगा, मैं ब्रोकर हूँ ना आपका, वो मुझे अपनी जेब से देने पड़ेंगे, यानी कि इसमें मेरा घाटा हो गया। तो कभी घाटा आपका होता है, कभी घाटा मेरा होगा, कभी ब्रोकर का होगा, कभी क्लाइंट का होगा। और स्टॉक मार्केट इसमें एक्सचेंज भी नहीं है, केवल कॉपी में एक अकाउंट बनाया हुआ, अच्छा इसने इतने रुपए लगाए थे, इतने रुपए का इसका हिसाब बना एक हफ्ते में। आ गई आपको ये बात समझ में। तो ज़्यादातर क्या होता है ना, जो इसमें लॉस होता है वो उनका होता है, जो क्लाइंट्स होते हैं, जो ब्रोकर होता है उनका लॉस कम होता है। आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे कि डब्बा ट्रेडिंग क्या होती है। वेयर वॉज द डिजिटल हेल्थ समिट 2023 ऑर्गेनाइज्ड। डिजिटल हेल्थ समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन ए है, गोवा। आपको जानना चाहिए मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर भारती प्रवीण पंवार और चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा डॉक्टर प्रमोद सावंत, इन्होंने डिजिटल हेल्थ समिट 2023 को संबोधित किया है। आपको बता दें, ये जो समिट रही डिजिटल हेल्थ समिट 2023, इसको कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी कि CII और गोवा में जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है इनके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया। इसका थीम रहा बिल्डिंग वन हेल्थ टुगेदर इम्प्रूविंग हेल्थ इक्विटी। हु हैज़ बीन प्रेजेंटेड महाराष्ट्र भूषण अवार्ड फॉर द ईयर 2022। वर्ष 2022 के लिए महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। ऑप्शंस आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, अप्पा साहेब धर्माधिकारी।
देखिए यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन अमित शाह, इन्होंने साल 2022 के लिए महाराष्ट्र भूषण अवार्ड ये डॉक्टर आपा साहिब धर्माधिकारी को दिया है, रायगढ़ महाराष्ट्र में। ये क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं, लेकिन किसने दिया है, इसलिए मैंने फिर से क्वेश्चन फ्रेम किया है क्योंकि अमित शाह द्वारा ये दिया गया है। आपको जानना चाहिए महाराष्ट्र भूषण ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जो कि एनुअली गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट द्वारा दिया जाता है। आपको बता दें 1995 में जब शिवसेना और बीजेपी की अलायंस पावर में आई थी तब ये अवार्ड इंस्टीट्यूट किया गया था और सबसे पहली बार 1996 में दिया गया। When is the National Panchayat Awards Week being celebrated by the Ministry of पंचायती राज? पंचायती राज मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह कब मनाया जा रहा है? सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा 17 to 21 अप्रैल 2023। देखिए हाल ही में न्यू दिल्ली में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इन्होंने नेशनल पंचायत अवार्ड्स को प्रेजेंट किया है, साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इंसेंटिवाइजेशन ऑफ पंचायत इसको भी इनोग्रेट किया है। आपको जानना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ये नेशनल पंचायत अवार्ड्स वीक सेलिब्रेट कर रहा है 17 से 21 अप्रैल 2023 के बीच में एज अ पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव 2.0, क्योंकि नेशनल पंचायती राज डे भी होने वाला है 24 अप्रैल को, तो उसी उपलक्ष्य में वीक मनाया जा रहा है। आपको जानना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने एक थीमेटिक कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज की हैं और जिनका थीम रहेगा पंचायतों के संकल्पों की सिद्धि का उत्सव। बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑन वर्क्स ऑफ अवार्डी पंचायत्स इसकी बुकलेट भी रिलीज की गई है यूनियन मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट पंचायती राज गिरिराज सिंह के द्वारा। हु हैज बिकम द फास्टेस्ट बॉलर टू टेक 100 विकेट्स इन आईपीएल? आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? ऑप्शंस आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा कगिसो रबाडा। देखिए पंजाब किंग्स के पेसर हैं कगिसो रबाडा, ये फास्टेस्ट बॉलर बन गए हैं जिन्होंने 100 विकेट लिए हैं आईपीएल में। आपको जानना चाहिए इन्होंने जो मुंबई इंडियन के फॉर्मर प्लेयर रहे हैं लसित मलिंगा, इनका रिकॉर्ड तोड़ा है। तो लसित मलिंगा ने 64 इनिंग्स में 100 विकेट लिए हैं, वहीं मलिंगा ने 70 इनिंग्स में ये कारनामा किया था। साथ ही लखनऊ सुपर जायंट्स के कैप्टन केएल राहुल ये फास्टेस्ट बैट्समैन बन गए जिन्होंने आईपीएल में 4000 रन स्कोर किए हैं। तो हाल ही में पंजाब किंग्स के खिलाफ खेलते इन्होंने कीर्तिमान हासिल किया है, 105 इनिंग्स इन्होंने ली हैं इस माइलस्टोन को प्राप्त करने के लिए। इससे पहले ये रिकॉर्ड क्रिस गेल के पास था, 112 इनिंग्स उन्होंने ली थी। Which state has the best utilization of MPLEDS funds in fiscal year 23? तो फिजिकल ईयर 2023 में किस राज्य ने MPLEDS फंड का सबसे उत्तम उपयोग किया है? ऑप्शंस आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन ए है गुजरात। आपको जानना चाहिए फिजिकल 23 में जो MPLEDS फंड है, MPLEDS फंड का मतलब होता है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम फंड्स। तो इसका जो यूटिलाइजेशन टू रिलीज्ड फंड रेशो है ये हाईएस्ट गुजरात में रहा है। गुजरात को केवल 66 करोड़ रुपए अलॉट किए गए थे, लेकिन इसने यूटिलाइज किया 95.77 करोड़, यानी कि 145.11% इसने जो है यूज़ किया है। आपको जानना चाहिए जो भी सेंटर द्वारा ये फंड दिया जाता है, MPLEDS का जो फंड हर एक स्टेट को दिया जाता है वो कितने वहाँ पर MPs हैं, है ना, उसके हिसाब से दिया जाता है। सबसे ज़्यादा MPs आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट यहाँ पर हैं, तो सबसे ज़्यादा जो रिसीव होता है फंड वो इसी को होता है 427.5 करोड़ रुपए का। ठीक है, 80 यहाँ पर लोकसभा MPs हैं, तो इसे 99% जो अपना फंड है उसको यूटिलाइज किया है फिजिकल 23 में। अब आपको ये जानना चाहिए MPLEDS आखिर होती क्या है, ये स्कीम क्या है? देखिए पूछी जाती है एग्जाम में, इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, इसे 1993-94 में लॉन्च किया गया था। 93 के लास्ट में यूज किया था, शायद नवंबर या दिसंबर में। कौन इम्प्लीमेंटेशन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। जो इस स्कीम की पॉलिसी फॉर्मुलेशन है, फंड्स रिलीज है, इससे संबंधित जितने भी काम है वो ये मिनिस्ट्री देखती है। इसके तहत क्या होता है, जो भी MP है उसको एनुअल 5 करोड़ रुपीज़ दिए जाते हैं अपने क्षेत्र में डेवलपमेंट के लिए, सैनिटेशन से संबंधित, एजुकेशन से संबंधित, वाटर से संबंधित जो भी उसको प्रोजेक्ट लगता है कि होना चाहिए। ठीक है, और वो जो पैसा है फिर जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स चाहे लोकसभा के MP हो चाहे राज्यसभा के MP हो, कोई भी रिकमेंड कर सकता है अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो हर साल 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं इसके लिए।
What is India's rank in the most criminal countries ranking released by World of Statistics? वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स द्वारा जारी सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग में भारत का रैंक क्या है? ऑप्शंस आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन डी है 77th। देखिए वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन्होंने वर्ल्ड की मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज की रैंकिंग तैयार की है। इस लिस्ट में सबसे टॉप पर है वेनेजुएला। उसके बाद फिर अगर हम देखें टॉप 10 तो पपुआ न्यू गिनी, फिर अफगानिस्तान तीसरे नंबर पर है, साउथ अफ्रीका है, होंडुरस, ट्रिनिडाड, गुयाना, सीरिया, सोमालिया एंड जमैका। भारत यहाँ पर 77वें नंबर पर है। इवन जो यूएस एंड यूके हैं ये भारत से आगे ही हैं क्रिमिनल रैंकिंग में। यूएसए की 55th रैंक है और यूके की 65th रैंक है। इसी तरह की एक रैंकिंग वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू द्वारा भी दी गई है ना, और इन्होंने जो है हाईएस्ट क्राइम रेट जिन कंट्रीज़ में है उनकी लिस्ट तैयार की। तो इसमें अफगानिस्तान चौथे नंबर पर है, ऊपर वाले में हमने देखा अफगानिस्तान तीसरे नंबर पर है। और जो वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू की रैंकिंग है इसमें वेनेजुएला पहले नंबर पर है, पपुआ न्यू गिनी इसमें दूसरे पर ही है, तीसरे पर साउथ अफ्रीका है। ये आपको जानना चाहिए। Who are the two Indians included in Time Magazine's annual 100 most influential people of 2023 list? टाइम मैगजीन की वार्षिक 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की 2023 सूची में शामिल दो भारतीय कौन हैं? ऑप्शंस आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन सी है शाहरुख खान एंड एस राजमौली। आपको जानना चाहिए हाल ही में टाइम मैगजीन की 2023 लिस्ट ऑफ 100 इन्फ्लुएंशियल पीपल इन द वर्ल्ड ये जारी की गई है। इसमें भारत की ओर से एक्टर शाहरुख खान और डायरेक्टर एस राजमौली भी शामिल हैं। शाहरुख खान को आइकन्स कैटेगरी में रखा गया है, वहीं जो राजमौली हैं इनको पायनियर्स कैटेगरी में रखा गया है। आपको बता दें बुकर प्राइज विनिंग इंडियन बोर्न ब्रिटिश अमेरिकन नॉवलिस्ट सलमान रश्दी ये भी इस आइकॉन कैटेगरी में शामिल है। Which country along with India and Japan announced a common platform for Sri Lanka's creditors? भारत और जापान के साथ किस देश ने श्रीलंका के लेनदारों के लिए एक साझा मंच की घोषणा की है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है फ्रांस। देखिए जापान, इंडिया और फ्रांस इन्होंने श्रीलंका का जो डेट है, ठीक है, उससे संबंधित जो भी क्रेडिटर्स हैं जिन्होंने श्रीलंका को पैसा दिया हुआ है तो उनसे बातचीत के लिए कॉमन प्लेटफॉर्म फॉर टॉक्स ये अनाउंस किया है। और इसके ज़रिए जो भी श्रीलंका का जो डेट क्राइसिस चल रहा है उसको सॉल्व किया जा सकता है। आपको जानना चाहिए श्रीलंका के पास जो बायलैटरल क्रेडिटर्स हैं उनका $7.1 बिलियन रुपया है, जिनमें कि $3 बिलियन तो चाइना से है, $2.4 बिलियन पेरिस क्लब से है, $1.6 बिलियन इंडिया से है। देखिए यहाँ पर लिखा है ना बायलैटरल क्रेडिटर्स। बायलैटरल क्रेडिटर्स का मतलब होता है इस तरह की एजेंसी जो एक कंट्री के बिहाफ पर दूसरे कंट्री को पैसा देती है। जैसे अगर हम अपने भारत में बात करें तो एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया है, तो ये भारत के बिहाफ पर दूसरी कंट्री को लाइन ऑफ क्रेडिट देती है या फिर पैसा देती है। तो इस तरह के बोलते हैं बायलैटरल क्रेडिटर्स। ऐसे ही चाइना में भी है एक्सिम बैंक ऑफ चाइना। अच्छा, श्रीलंका जिसकी पॉपुलेशन 22 मिलियन है। SSC एग्जाम में पॉपुलेशन पूछ लेते हैं इन देशों की जो हमारे आसपास के हैं ना, इसलिए मैंने ये भी ऐड कर दिया है कितनी पॉपुलेशन है। इसने लास्ट मंथ ही $2.9 बिलियन प्राप्त किए थे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से। अच्छा, ये अभी आपने ऊपर देखा सेकंड पैराग्राफ में पेरिस क्लब लिखा हुआ है, तो पेरिस क्लब क्या है? ये एक इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ क्रेडिटर नेशंस है। क्रेडिटर नेशंस यानी कि जो पैसा देते हैं किसी क्राइसिस वाली कंट्री को, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है हाल ही में IMF को श्रीलंका को जो डेट है उससे संबंधित फाइनेंशियल एश्योरेंस प्रोवाइड किया है IMF को कि आप पैसा इसको दे सकते हैं। आपको बता दें 1956 में ये जो पेरिस क्लब है इसकी स्थापना की गई थी। इसका ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि जो डेट रिलीफ सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना किसी कंट्री को जो अपने पैसा नहीं वापस कर पा रही है, ये रिपे नहीं कर पा रही है, ठीक है। और जो भी इस पेरिस क्लब के मेंबर्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट यानी कि OECD इसके भी मेंबर्स हैं। What is the percentage increase in net direct tax collections from 2013-14 to 2022-23? 2013-14 से 2022-23 तक शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी है 160%। देखिए नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जो 2022-23 में रहा है ये 16,61,428 करोड़ रुपए का रहा है।
सेम चीज़ नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 2013-14 में 6,38,596 करोड़ का रहा था, यानी कि 160% का राइज देखने के लिए मिला है। वहीं ग्रोस टैक्स कलेक्शन की बात करें तो ये 2022-23 में 19,68,780 करोड़ रहा है, जो कि 2013-14 में 7,21,604 करोड़ रुपए रहा था, यानी कि 173% का राइज देखने के लिए मिला है। डायरेक्ट टैक्स बुओयेंसी ये 2.52 रही है 2021-22 में, जो कि पिछले 15 सालों में हाईएस्ट है। देखिए टैक्स बुओयेंसी का मतलब क्या होता है ना कि आपकी जीडीपी में जो चेंज आ रहा है उसके साथ साथ आप उसका असर आपके टैक्स कलेक्शन पर कितना पड़ रहा है, टैक्स रेवेन्यू पर कितना पड़ रहा है ना। यानी कि आपकी जो जीडीपी चेंज हो रही है उसके हिसाब से आपने टैक्स रेट में तो चेंज नहीं किया है, लेकिन आपका टैक्स रेवेन्यू बढ़ रहा है, तो उसको बोलते हैं टैक्स बुओयेंसी। ठीक है, तो कोई भी टैक्स बुओयेंट कब कहलाता है, जब आपने टैक्स रेट बढ़ाया ना हो लेकिन आपका जो टैक्स रेवेन्यू है वो बढ़ रहा हो। डायरेक्ट टैक्स टू जीडीपी रेशो ये भी 2013-14 में 5.62% था, ये अब 2021-22 में 5.97% हो गया है बढ़कर। कॉस्ट ऑफ कलेक्शंस ये कम हुई है, 2013-14 में 0.57% थी टोटल कलेक्शंस की, वहीं 2021-22 में 0.53% रही है। अब आप ये जानिए का 1 अप्रैल 2022 से 10 मार्च 2023 तक की कहानी अगर हम देखें तो नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन ये 17% बढ़ा है और 13.73 लाख करोड़ रुपए हुआ है। ठीक है, और ये 83% है जो रिवाइज टारगेट रहा 2022-23 फाइनेंशियल ईयर का टैक्स कलेक्शन का उसका। ग्रोस बेसिस पर देखें तो ये 22.58% पड़ा है और कितना रहा 16.68 लाख करोड़ रुपीज़। व्हाट इज इंडियाज इंटरनेशनल एविएशन सेफ्टी असेसमेंट IASA कैटेगरी, भारत का अंतर्राष्ट्रीय विमानन सुरक्षा आकलन श्रेणी क्या है? सही आंसर ऑप्शन ए कैटेगरी 1। देखिए जो फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, इसने डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन इंडिया को ये कम्युनिकेट किया है कि इंडिया का जो इंटरनेशनल एविएशन सेफ्टी असेसमेंट कैटेगरी है ये कैटेगरी 1 ही रहेगा। ठीक है, अब अगर कैटेगरी 1 रहेगा इसका मतलब जो भारत है उसको परमिट किया जाता है कि अपनी सर्विसेज हैं USA की डेस्टिनेशन के लिए उनको जो है एक्सपेंड कर सकता है, ऑपरेट कर सकता है वहाँ पर। वर्ल्ड हीमोफीलिया डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे, विश्व हीमोफीलिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन सी अप्रैल 17। देखिए वर्ल्ड हीमोफीलिया डे ये हर साल 17 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है फ्रैंक स्नेबल की, जो कि फाउंडर थे वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हेमोफीलिया के। आपको बता दें हेमोफीलिया इज़ वन ऑफ द रेयर डिजीजेज जहाँ पर जो पर्सन का ब्लड है वो क्लॉट नहीं बना पाता है। क्लॉट मतलब इकट्ठा नहीं हो पाता है, चलता रहता है, फ्लो चलता रहता है, क्लॉटिंग फैक्टर जो है उसमें मिसिंग रहता है, ब्लीडिंग चलती रहती है कंटिन्यू, है ना। अगर ब्लड की क्लॉटिंग ना हो तो जैसे हमारे कट होगा तो वो खून बहता ही चला जाएगा, है ना, तो उसको बोलते हैं क्लॉट। तो क्लॉट नहीं बन पाता है, उसको बोलते हैं हेमोफीलिया। अच्छा 2023 में इसका थीम है एक्सेस फॉर ऑल पार्टनरशिप पॉलिसी प्रोग्रेस, इंगेजिंग योर गवर्नमेंट, इंटीग्रेटिंग इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स इनटू नेशनल पॉलिसी। Which company will set up a joint venture with US-based LanzaJet for production of sustainable aviation fuel? सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के उत्पादन के लिए कौन सी कंपनी अमेरिका स्थित LanzaJet के साथ एक संयुक्त उद्यम स्थापित करेगी? सही आंसर ऑप्शन ए है IOC। देखिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन IOC ये एक जॉइंट वेंचर सेटअप करेगी US बेस्ड क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी कंपनी LanzaJet के साथ, ठीक है, ताकि सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल SAF उसका प्रोडक्शन किया जा सके। तो कहाँ पर सेटअप किया जाएगा ये जॉइंट वेंचर? पानीपत रिफाइनरी जो है इनकी हरियाणा में, यहाँ पर 3,000 करोड़ रुपए की लागत से। चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड हैज कोलैबोरेटेड विद विच बैंक फॉर द नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड और सिंगारा चेन्नई कार्ड? चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड ने नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड या सिंगारा चेन्नई कार्ड के लिए किस बैंक के साथ सहयोग किया है? सही आंसर ऑप्शन ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देखिए चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड इसने नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड या फिर सिंगारा चेन्नई कार्ड लॉन्च किया है ना, अपनी मल्टी मॉडल एंड टिकट इंटीग्रेशन प्लान के तहत। और जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है इसने इस चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड के साथ कोलैबोरेट किया है इस कार्ड के लिए। तो इसको आप टॉपअप कर सकते हैं मेट्रो स्टेशन पर या फिर SBI का जो एक्सक्लूसिव ऑनलाइन पोर्टल है वहाँ पर।
इसको SBI अकाउंट के साथ भी आप लिंक कर सकते हैं इस कार्ड को। SBI के बारे में ये देख लीजिएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दिनेश कुमार खारा चेयरमैन हैं और जो 4 मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इनके नाम भी याद रखिएगा, CS सेठी, स्वामीनाथन जे, अश्विनी कुमार तिवारी और आलोक कुमार चौधरी। Which country has become a founding member of International Big Cats Alliance? कौन सा देश इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस का संस्थापक सदस्य बन गया है? सही आंसर ऑप्शन बी नेपाल है। देखिए, नेपाल इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस का फाउंडिंग मेंबर बन गया है। नेपाल में जो मिनिस्टर ऑफ एनर्जी हैं शक्ति बहादुर बैसनेट, इन्होंने इस तरह का एक लेटर कि हाँ हम इसको ज्वाइन कर रहे हैं, वो हैंड ओवर किया है हमारे जो फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव इनको। आप सभी जानते हैं हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये अलायंस लॉन्च किया था, जिसका मकसद है कि जो 7 बिग कैट्स हैं उनका कंजर्वेशन हो सके। 7 बिग कैट्स यानी टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जगुआर एंड पूमा। साथ ही भारत ने भी कहा अगले 5 साल तक हम इस अलायंस में $100 मिलियन की फंडिंग प्रोवाइड कराएंगे। Which country has emerged as India's biggest trading partner in 2022-23? 2022-23 में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बनकर उभरा है? सही आंसर ऑप्शन ए यूनाइटेड स्टेट्स। देखिए, 2022-23 में यदि हम इंडिया के बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर की बात करें तो वो है US। दोनों ही कंट्रीज के बीच जो इकोनॉमिक टाइज हैं वो इंक्रीज हुई हैं। अगर हम बायलैटरल ट्रेड देखें इंडिया एंड US के बीच में तो ये बढ़ा है ना, 2022-23 में बढ़ा है। कितना हुआ? $128.55 बिलियन का, जबकि 2021-22 में 119.5 बिलियन डॉलर का था, यानी कि 7.65% की वृद्धि हुई है। 2020-21 में 80.51 बिलियन डॉलर का था। US को जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसमें भी 2.81% की बढ़ोतरी देखने के लिए मिली है और 2022-23 में 78.31 बिलियन रही है। और जो इंपोर्ट है इसमें भी बढ़ोतरी देखने के लिए मिली है 16% की। आपको बता दें अमेरिका उन कुछ कंट्रीज में से है जिनके साथ इंडिया का ट्रेड सरप्लस है। 2022-23 में इंडिया का जो ट्रेड सरप्लस रहा US के साथ वो $28 बिलियन का रहा है। ट्रेड सरप्लस का मतलब होता है कि हम जो है US को एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, इंपोर्ट उससे कम कर रहे हैं। चाइना के साथ हमारा ट्रेड डिफिसिट चलता है क्योंकि चाइना से हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट वहाँ पर कम करते हैं। अच्छा, अगर हम 2013-14 से लेकर 2017-18 तक की बात करें और 2020-21 में भी चाइना हमारा टॉप ट्रेडिंग पार्टनर था। चाइना से पहले UAE हमारा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर हुआ करता था, जो कि 2022-23 में 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर रहा है। इसके बाद फिर सऊदी अरब है, फिर सिंगापुर है। कभी कभी रैंक के हिसाब से लगाने के लिए आ जाता है, जैसे स्टेट PCS एग्ज़ाम में या फिर स्टेट के भी और भी जो एग्ज़ाम है कि ट्रेडिंग पार्टनर को रैंक के हिसाब से लगाइए। तो USA, चाइना, UAE, सऊदी अरब एंड सिंगापुर, ये इसका क्रम रहेगा। Which country has become the first country to approve a highly effective malaria vaccine developed at Oxford University in the United Kingdom? कौन सा देश ब्रिटेन में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में विकसित मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा घाना। आपको जानना चाहिए घाना फर्स्ट कंट्री बन गया है जिसने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूनाइटेड किंगडम में बनी या इनके द्वारा बनाई गई हाईली इफेक्टिव मलेरिया वैक्सीन को अप्रूव कर दिया है। इसका नाम है R21 मैट्रिक्स M वैक्सीन। आपको बता दें जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो टारगेट है 75% एफिकेसी का किसी इस मलेरिया वैक्सीन के लिए, उस टारगेट को इसने एक्सीड किया है। और घाना की जो फूड एंड ड्रग अथॉरिटी है इसने इस ड्रग को अप्रूव किया है कि जो 5 से 36 महीने तक के जो चिल्ड्रन हैं उनको ये दी जा सकती है। आपको बता दें इस R21 वैक्सीन को मैन्युफैक्चर कर रहा है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। साथ ही आपको जानना चाहिए जो RTS-S वैक्सीन है ये WHO द्वारा रिकमेंडेड वैक्सीन है मलेरिया के लिए। इसके भी जो है मोडेस्ट एफिकेसी लेवल्स हैं। घाना की अगर हम बात करें कैपिटल एक्रा है और करेंसी है गैनियन सेडी। वर्ल्ड हेरिटेज डे विद द थीम हेरिटेज चेंजेस वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे इन 2023? 2023 में किस दिन विरासत परिवर्तन विषय के साथ विश्व विरासत दिवस मनाया गया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा अप्रैल 18। आपको जानना चाहिए वर्ल्ड हेरिटेज डे या फिर आप कहेंगे इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स 2023, इसका थीम रहा हेरिटेज
चेंजेस। आपको बता दें वर्ल्ड हेरिटेज डे हर साल 18 या 18 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है ह्यूमन हेरिटेज को प्रिजर्व करने के लिए। साथ ही जो ह्यूमन हेरिटेज प्रिजर्व से संबंधित ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके एफर्ट को रिकॉग्नाइज करने के लिए 1982 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स ने अनाउंस किया था कि 18 अप्रैल को हर साल वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाएगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको जानना चाहिए। अप्रैल 2023 तक की अगर हम बात करें तो टोटल 1157 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जिसमें कि 900 कल्चरल हैं, 218 नेचुरल हैं और 39 मिक्स्ड प्रॉपर्टीज़ हैं अक्रॉस 167 कंट्रीज़। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स? इटली में है 58, दूसरे नंबर पर चाइना है, तीसरे पर जर्मनी है। ये महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जाता है सबसे ज़्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कहाँ पर हैं? इटली में। और अगर हम बात करें भारत में 40 हैं फिलहाल। तो ऐसी कंट्रीज जहाँ पर 40 या 40 ज़्यादा है वो इंडिया, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, चाइना, इटली, ये सब हैं। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू लॉन्च्ड द बोरोक्सा या ट्रस्ट मोबाइल ऐप इन विच स्टेट? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में बोरोक्सा या ट्रस्ट मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन ए आसाम। देखिए प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इन्होंने गुवाहाटी हाई कोर्ट आसाम में बोरोक्सा या ट्रस्ट मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ये एक एफर्ट है ताकि जो महिलाएं हैं उनको सेफर फील हो सके और जो भी अपनी सेफ्टी संबंधी उनके कंसर्न है उनको संबोधित किया जा सके, उनको एड्रेस किया जा सके। आपको बता दें जो बोरोक्सा मोबाइल ऐप है इसको गुवाहाटी हाई कोर्ट की जो प्लेटिनम जुबली सेलिब्रेशन है उसके तहत किया गया है। इस ऐप में 181 हेल्पलाइन नंबर भी है महिलाओं के लिए यदि उन्हें किसी तरह की सहायता चाहिए, और जो अथॉरिटीज़ हैं, जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और किसी प्रकार की सहायता की जो है वो मांग सकते हैं इस ऐप के थ्रू। व्हाट इज़ युवा पोर्टल? युवा पोर्टल क्या है? 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए हैं। जैसे पहला है अ मोबाइल ऐप फॉर ई लर्निंग, अ न्यू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, एन ऑनलाइन मार्केट प्लेस फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, या फिर अ गवर्नमेंट पोर्टल टू आइडेंटिफाई एंड कनेक्ट विद यंग स्टार्टअप्स। तो देखने से पता चल रहा है ऑप्शन डी सही है, अ गवर्नमेंट पोर्टल टू आइडेंटिफाई एंड कनेक्ट विद यंग स्टार्टअप्स। देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह इन्होंने न्यू दिल्ली में युवा पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके तहत जो पोटेंशियल यंग स्टार्टअप्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, कनेक्ट किया जा सकता है। इसी मौके पर डॉक्टर सिंह ने 1 वीक 1 लैब प्रोग्राम भी लॉन्च किया है, जो कि एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता है CSIR की जो लैब्स हैं उनको, कि वो उनके द्वारा जो भी वर्क किया गया है उसको वे दिखा सकते हैं ताकि जो और भी लोग हैं और भी संस्थाएं हैं वो उसका फ़ायदा ले सकें। ट्राइबल अफेयर्स मिस्टर अर्जुन मुंडा लॉन्च्ड मार्केटिंग एंड लॉजिस्टिक्स डेवलपमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ ट्राइबल प्रोडक्ट्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न रीजन स्कीम इन विच स्टेट? जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने किस राज्य में उत्तर पूर्वी क्षेत्र योजना से जनजातीय उत्पादों के प्रचार के लिए विपणन और रसद विकास स्कीम का शुभारंभ किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए मणिपुर है। देखिए ट्राइबल अफेयर्स मिस्टर अर्जुन मुंडा इन्होंने मणिपुर में मार्केटिंग एंड लॉजिस्टिक डेवलपमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ ट्राइबल प्रोडक्ट्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न रीजन यानी कि PTPNER स्कीम को लॉन्च किया है। आपको बता दें ये जो स्कीम है ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनके बेनिफिट के लिए शुरुआत की गई है इस स्कीम की, ताकि उनकी जो लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको मजबूत किया जा सके। जो ट्राइबल आर्टिशंस हैं और उनके द्वारा जो भी प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं उनको एक मार्केट प्रोवाइड किया जा सके, लॉजिस्टिक सपोर्ट उनको दिया जा सके। आपको बता दें ये जो स्कीम है ये अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा एंड सिक्किम स्टेट्स में लागू रहेगी। इसके तहत 68 ट्राइबल आर्टिशन मेलास अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में इन राज्यों में ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, जहां पर ट्राइबल आर्टिशंस अपने प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं। The RBI has imposed a monetary penalty of what amount on the Karnataka State Cooperative Apex Bank Limited for non-compliance with the RBI KYC Directions 2016। RBI KYC निर्देश 2016 का पालन न करने के लिए RBI ने कर्नाटक स्टेट कोऑपरेटिव अपेक्स बैंक लिमिटेड पर कितनी राशि का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा 23.23 लाख रुपीज़। आपको जानना चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 23.23 लाख रुपीज़ की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है कर्नाटका स्टेट कोऑपरेटिव अपेक्स बैंक लिमिटेड पर,
क्योंकि इसने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और कस्टमर डायरेक्शंस 2016 के साथ नॉन कंप्लायंस किया है, इनका अनुपालन नहीं किया है। साथ ही आरबीआई के जो डायरेक्शंस हैं मेंबरशिप ऑफ क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज से संबंधित, उनका भी पालन नहीं किया है। द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्री एकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस DIACOE हैज़ बीन इनॉग्रेटेड एट विच IIT। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन उद्योग अकादमी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किस IIT में किया गया है? सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, IIT हैदराबाद। आपको जानना चाहिए डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्री एकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस DIACOE, इसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद में इनोग्रेट किया गया है। आपको बता दें DRDO के चेयरमैन डॉक्टर समीर V कामत द्वारा इस फैसिलिटी को IIT हैदराबाद के कैंपस संगारेड्डी तेलंगाना में इनोग्रेट किया गया। आपको बता दें जो भी फ्यूचरिस्टिक्स प्रोजेक्ट्स हैं DRDO से संबंधित, उनको यहाँ पर लिया जाएगा, उनके बारे में रिसर्च की जाएगी। और पूरे देश में इस तरह के 15 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं और उनमें से ये सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट सेंटर है ये। Which IIT has collaborated with NASA to develop low cost camera setup? किस IIT ने कम लागत वाला कैमरा सेटअप विकसित करने के लिए नासा के साथ सहयोग किया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, IIT इंदौर। आपको जानना चाहिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT इंदौर ने नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा, कैलटेक USA एंड यूनिवर्सिटी ऑफ गोथेनबर्ग स्वीडन के साथ कोलैबोरेशन किया है, जिसके तहत एक लो कॉस्ट कैमरा सेटअप का डेवलपमेंट किया जाएगा, जिसका नाम CL फ्रेम रहेगा। तो ये जो सेटअप है ये उन सभी लेबोरेटरीज़ में रिसर्च के लिए काम में लाया जा सकेगा जहां पर हाई एंड इक्विपमेंट और कैमरा सिस्टम्स मौजूद नहीं है। विच कंट्री हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नार्को स्टेट? कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बन गया है? ऑप्शंस आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन ए है, सीरिया। देखिए सीरिया जो है वर्ल्ड का फॉरमोस्ट नार्को स्टेट बन गया है, क्योंकि इसकी जो इकोनॉमी है वो कहीं हद तक हैवीली जो कैप्टागन है इसके एक्सपोर्ट एंड प्रोडक्शन पर जो है निर्भर हो चुकी है। कैप्टागन की अगर हम बात करें तो इसे पुअर मैंस कोक भी कहते हैं। आपको बता दें ये हाईली एडिक्टिव एम्फेटामिन है और कंट्री की जो इकोनॉमी है वो इस पर डिपेंड करने लगी है। 90% से ज़्यादा जो फॉरेन करेंसी है वो कैप्टागन के एक्सपोर्ट से ही इन्हें प्राप्त हो रही है। आपको बता दें काफ़ी एडिक्टिव होती है। पहले कुछ साल पहले इसको जो मिलिट्री में जो सोल्जर होते हैं उनको दिया जाता था ताकि माइंड उनका एक्टिव रहे, कई दिन तक वो सो ना पाएँ, है ना, उनका दिमाग एक्टिव रहे, नींद ना आए, उन लोगों को दी जाती थी, एनर्जी बनी रहे। आजकल इसका उपयोग ज़्यादातर जो IS वाले हैं ये लोग करते हैं, जो इनके आतंकवादी हैं, वो एक्टिव रहें, दिमाग उनका बिल्कुल एनर्जी से भरा रहे, पूरा शरीर, नींद ना आए। नार्को स्टेट जैसा कि लिखा भी है, अ नेशन वेयर अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ इकोनॉमी इज रिलायंट ऑन द इलिसिट ट्रेड ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स। नार्कोटिक ड्रग्स के अवैध ट्रेड से संबंधित जो कंट्री होती है उसको नार्को स्टेट बोलते हैं। कैप्टागन की बात करें, एक बैंड इलिसिट ड्रग है, ठीक है, बैंड ड्रग है ये, और इसको प्रोड्यूस किया जा रहा है सीरिया में। इन विच कंट्री वॉज द फर्स्ट डेथ केस ऑफ H3N8 बर्ड फ्लू फाउंड? H3N8 बर्ड फ्लू से पहली मानव मृत्यु का मामला किस देश में पाया गया? सही आंसर ऑप्शन बी, चाइना है। देखिए ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको जानना चाहिए। एक चाइनीज़ वुमेन ये फर्स्ट पर्सन बन गई है जो कि बर्ड फ्लू के से जो है जिसकी मृत्यु हो गई है, जो कि काफ़ी रेयर है ह्यूमंस में, पर इनकी मृत्यु हो गई है चाइनीज़ वुमेन की, ऐसा WHO ने कहा है। हालांकि जो इसका स्ट्रेन है ये लोगों के बीच में नहीं फैला है। तो ये 56 साल की महिला रही जो कि सदर्न प्रोविंस ऑफ गुआंगडोंग से संबंधित थी, और ये तीसरी पर्सन थी जो इस H3N8 सब टाइप ऑफ एवियन इन्फ्लुएंजा से जो है संक्रमित हुई थी, तीसरी पर्सन थी, हालांकि इनकी डेथ हो गई है। इन्फ्लुएंजा A H3N8 वायरस ये काफ़ी कॉमनली ये पाए जाने वाला सब टाइप है बर्ड्स में, और इस डिज़ीज़ के कभी कभी साइन भी नहीं पता चलते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक पोल्ट्री या फिर वाइल्ड बर्ड्स हो।
और इसका जो क्रॉस स्पीसीज ट्रांसमिशन है इस AH3N8 एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस का, ये कई सारे मैमल स्पीसीज में रिपोर्ट किया गया है, डॉग्स, हॉर्सेस में भी। विच एजेंसी हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू फाइनेंसिंग सॉल्यूशन मिशन 50K EV4 इको फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस? किस एजेंसी ने इलेक्ट्रिक वाहन स्पेस के लिए एक नया वित्त पोषण समाधान मिशन 50K EV4 इको लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, सिडबी। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि सिडबी, इसने एक पायलट स्कीम लॉन्च की है ताकि इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस के लिए एक अच्छी फाइनेंसिंग सुविधा हम प्रोवाइड करा सकें। ठीक है, जो पूरा इलेक्ट्रिक ई व्हीकल्स का जो इकोसिस्टम है उसको मजबूती दी जा सके। तो इस प्रोजेक्ट का नाम है मिशन 50K EV4 इको। तो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम है उसको मजबूत करने से संबंधित है, चाहे वो 2, 3 या फिर 4 व्हीलर्स की फाइनेंसिंग से संबंधित हो, चाहे डायरेक्ट लैंडिंग हो या इनडायरेक्ट लैंडिंग हो। इससे पहले भी सिडबी वर्ल्ड बैंक ने एक स्कीम लॉन्च की थी जिसका नाम था इवॉल्व। ठीक है, और इसके 2 कंपोनेंट है, डायरेक्ट लैंडिंग एंड इनडायरेक्ट लैंडिंग। विच कंट्री कंडक्टेड, माफ कीजिएगा, ये जो है ना द पायलट स्कीम विच इज द प्रीकर्सर टू इवॉल्व स्कीम बाय सिडबी वर्ल्ड बैंक, प्रीकर्सर है इस स्कीम की। विच कंट्री कंडक्टेड द मिलिट्री ड्रिल ऑपरेशन जॉइंट स्वॉर्ड? किस देश ने सैन्य अभ्यास ऑपरेशन जॉइंट स्वॉर्ड संपन्न किया है? ऑप्शंस आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, चाइना। देखिए, चाइना ने हाल ही में ताइवान के समीप लार्ज स्केल मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट की है और कई सारे फाइटर जेट्स, वारशिप भी तैनात की है। इस मिलिट्री ड्रिल का नाम रखा गया है जॉइंट स्वॉर्ड। एक्चुअली आपको बता दें, इस तरह के क्वेश्चन ना इससे कुछ महीने पहले, पिछले साल दिसंबर या नवंबर के आसपास भी चाइना ने काफ़ी बड़ा जमावड़ा किया था ताइवान के पास। तब एक बैंक के एग्ज़ाम में पूछा गया था ये क्वेश्चन कि हाल ही में किसने एक एक्सरसाइज की है। तब भी चाइना ने एक एक्सरसाइज की थी, तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि एग्ज़ाम में, बैंक का ही था शायद जिसमें पूछा गया था, तो इसलिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। NTPC and Campolis India to collaborate on feasibility study for setting bamboo-based biorefinery at which place? NTPC और कैम्पोलिस इंडिया किस स्थान पर बांस आधारित बायो रिफाइनरी स्थापित करने के लिए व्यवहार्यता अध्ययन पर सहयोग करेंगे? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, बंगाईगांव, आसाम। देखिए, एनटीपीसी जो कि लार्जेस्ट पावर जनरेटिंग यूटिलिटी है इंडिया में, और कैम्पोलिस इंडिया जो कि एक फोर्टम ग्रुप एसोसिएट कंपनी है, फिनलैंड से है, ये बायो रिफाइनिंग टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर। इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है जिसके तहत ये देखा जाएगा कि बंगाईगांव, असम में बैम्बू बेस्ड बायो रिफाइनरी सेटअप की जा सकती है या नहीं। जो बंगाईगांव है ये असम में है, और ये मानकर चलिए गुवाहाटी के बाद जो है तेज़ी से उभरता हुआ दूसरा ये एक हब बनता जा रहा है। कुछ साल पहले तक यहाँ पर बिल्कुल भी डेवलपमेंट था, काफ़ी तेज़ी से ये आगे बढ़ रहा है शहर। तो कैम्पोलिस यहाँ पर एनटीपीसी के साथ मिलकर कार्य करेगा, और ये देखा जाएगा कि बैम्बू किस तरह से यूटिलाइज किया जा सकता है 2G एथेनॉल बायोकोल प्रोडक्शन के लिए, थर्मल पावर प्लांट में यूज़ करने के लिए। शार नियमात्सो सम नामयिक लखांग गोनपा इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? सर नियमा तुसो सुम नामिक लखाम गोम्पा का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? सही आंसर ऑप्शन डी है, अरुणाचल प्रदेश। देखिए, जो गोनपा होता है ना, इसका मतलब होता है जो बौद्ध धर्म में टेम्पल होते हैं या मोनेस्ट्री जिसे बोलते हैं, तो ये कहलाते हैं गोम्पा। तो अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू, इन्होंने ये एक गोनपा क्यांखार विलेज अरुणाचल प्रदेश में इनोग्रेट किया है। आपको बता दें 11 से 12 सेंचुरी का ये गोम्पा है और बिल्कुल कोलैप्स ही होने वाला था, और इसको रिनोवेट किया गया है। ग्यांखार विलेज आपको बता दें तवांग डिस्ट्रिक्ट में आता है अरुणाचल प्रदेश के। विच कंट्री विल चेयर कॉमनवेल्थ वर्किंग ग्रुप ऑन रिफॉर्म ऑफ फाइनेंशियल आर्किटेक्चर? कौन सा देश वित्तीय संरचना में सुधार पर राष्ट्रमंडल कार्य समूह की अध्यक्षता करेगा? सही आंसर ऑप्शन ए, इंडिया है। देखिए, फाइनेंस मिनिस्टर्स फ्रॉम वेरियस कॉमनवेल्थ कंट्रीज के जो फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं उन्होंने हाल ही में एक मीटिंग की, और ग्लोबल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर में रिफॉर्म्स किए जाना चाहिए इसको भी
इसकी वकालत की है, ताकि जो वल्नरेबल कंट्रीज़ हैं या फिर पुअर कंट्रीज़ हैं उनको फाइनेंसिंग की सुविधा प्रोवाइड की जा सके। साथ ही सभी मिनिस्टर्स ये भी एग्री हुए हैं कि जो फाइनेंस मिनिस्टर्स वर्किंग ग्रुप की मीटिंग होगी उसकी अध्यक्षता इंडिया द्वारा की जाएगी और डिप्टी चेयर होगा नाइजीरिया। तो ये पूरा डिस्कशन किया गया है कॉमनवेल्थ फाइनेंस मिनिस्टर्स हाई लेवल वर्किंग ग्रुप मीटिंग जो कि वाशिंगटन डीसी में हुआ है। अकॉर्डिंग टू द न्यू पे हाइक्स अनाउंस्ड बाय द बीसीसीआई, हाउ मच डू द विनर्स ऑफ द मेंस रणजी ट्रॉफी स्टैंड टू विन? बीसीसीआई द्वारा घोषित नई वेतन वृद्धि के अनुसार रणजी ट्रॉफी के विजेता को कितनी राशि मिलेगी? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन सी है 5 करोड़ रुपीस। देखिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया यानी कि बीसीसीआई, इन्होंने जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स होते हैं हमारे यहाँ, इनकी प्राइज मनी हाइक कर दी है। रणजी ट्रॉफी विनर्स को 5 करोड़ रुपए मिलेंगे, जबकि रनर्स को 3 करोड़ और सेमीफाइनलिस्ट को 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। अब तक रणजी ट्रॉफी विनर्स को 2 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। दुलीप ट्रॉफी और विजय हजारे ट्रॉफी के जो विनर्स हैं उनको 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, जबकि रनर्स सबको 50 लाख रुपीस दिए जाएंगे। वहीं आपको जानना चाहिए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के विनर्स को 80 लाख रुपए दिए जाएंगे, वहीं जो लॉसिंग टीम रहेगी उसको 40 लाख रुपए दिए जाएंगे। देवधर ट्रॉफी के विनर्स को 40 लाख रुपए दिए जाएंगे, वहीं रनर्स को 20 लाख रुपीस दिए जाएंगे। इन विच स्टेट और यूटी वॉज द पीड़ा कॉन्फर टनल इनोग्रेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी? केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा पीरा कुनफर सुरंग का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन डी है जम्मू एंड कश्मीर। देखिए, यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी, इन्होंने रामबन जम्मू एंड कश्मीर में पीड़ा कुनफर टनल को इनोग्रेट किया है। आपको बता दें, ये जो 924 मीटर्स लॉन्ग ट्यूब 1 टनल है पीड़ा कुनफर टनल, ये 2.8 किलोमीटर कंजेस्टेड जिगजैग एंड एक्सीडेंट प्रोन एरिया जो कि नासरी एंड रामबन के बीच में आता है उसको बाईपास करेगा। हाल ही में आपको बता दें, एक जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है इसका एक प्रोजेक्ट चल रहा है, 4 लेन प्रोजेक्ट चल रहा है, ये उधमपुर एंड रामबन के बीच में जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर, उसी का ये हिस्सा है। साथ ही आपको भी जानना चाहिए, गडकरी ने जोजिला टनल जो कि एशिया की लॉन्गेस्ट टनल रहेगी इसको भी इंस्पेक्ट किया है, जो इसका कार्य चल रहा है उसको देखा है, उसका परीक्षण किया है। तो ये लद्दाख के लिए कनेक्टिविटी को बढ़ा देगा और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है जिसे जम्मू एंड कश्मीर में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो याद रखिएगा जोजिला टनल। तो ये अंडर कंस्ट्रक्शन 9.5 मीटर वाइड, 7.57 मीटर हाई एंड 14.2 किलोमीटर लॉन्ग हॉर्स शेप्ड सिंगल ट्यूब 2 लेन रोड टनल है और सी लेवल से इसकी हाइट 11,575 फीट की है और जोजिला पास से होकर गुजरती है ये, और गंडेलबल ऑफ कश्मीर एंड जो द्रास टाउन है कारगिल डिस्ट्रिक्ट लद्दाख में, इनको कनेक्ट करती है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टील ज्योतिरादित्य सिंधिया इनॉग्रेटेड इंडिया स्टील 2023 इन विच सिटी? केंद्रीय इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस शहर में इंडिया स्टील 2023 का उद्घाटन किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा मुंबई। आपको जानना चाहिए, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की के साथ मिलकर 19 से 21 अप्रैल के बीच में इंडिया स्टील 2023 जो कि एक कॉन्फ्रेंस है, इंटरनेशनल एग्जीबिशन है स्टील इंडस्ट्री से संबंधित, इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है। किस जगह? मुंबई एग्जीबिशन सेंटर, गोरेगांव, मुंबई में। आपको जानना चाहिए, ज्योतिरादित्य एम सिंधिया जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन एंड स्टील हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, इन्होंने इस इवेंट को इनोग्रेट किया है। आपको जानना चाहिए, इस इवेंट का मकसद है जो भी स्टील इंडस्ट्री लीडर्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं एंड एक्सपर्ट्स हैं उनको एक मंच पर लाना और स्टील इंडस्ट्री संबंधी जो भी डेवलपमेंट्स हैं, चैलेंजेस हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके बारे में डिस्कस करना। इस कॉन्फ्रेंस के लिए स्टेट पार्टनर्स हैं झारखंड एंड उड़ीसा और होस्ट तो इसको महाराष्ट्र कर रहा है। द 100th मीटिंग अंडर इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी हेल्ड इन विच सिटी? भारत की G20 अध्यक्षता के तहत 100वीं बैठक किस शहर में आयोजित हुई है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा वाराणसी। आपको जानना चाहिए, भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत 100वीं G20 मीटिंग हाल ही में वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुई है। कौन सी मीटिंग रही है?
मीटिंग ऑफ एग्रीकल्चर चीफ साइंटिस्ट ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड फूड सिस्टम फॉर हेल्दी पीपल एंड प्लैनेट। जनरल डॉक्टर वी के सिंह रिटायर्ड, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सिविल एविएशन एंड रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है, इन्होंने इस मीटिंग को इनोग्रेट किया है। आपको जानना चाहिए इस मीटिंग में जो भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया उन्होंने यूनानिमसली यानी कि सर्वसम्मति से सहमत हुए हैं कि जो मिलेट इनिशिएटिव है महर्षि, इसको लॉन्च किया जाएगा। ये इंडिया द्वारा प्रपोज किया गया है, मिलेट से संबंधित है। महर्षि का मतलब है मिलेट्स एंड अदर एंशिएंट ग्रेन्स इंटरनेशनल रिसर्च इनिशिएटिव। इसका सेक्रेटेरिएट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च हैदराबाद में लोकेट रहेगा। वर्ल्ड लीवर डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डे? विश्व लीवर दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है, अप्रैल 19। आपको जानना चाहिए वर्ल्ड लीवर डे ये हर साल 19 अप्रैल को मनाया जाता है और इस बार 2023 में इसका थीम रहा बी विजिलेंट, डू रेगुलर लीवर चेकअप्स, फैटी लीवर कैन अफेक्ट एनीवन। Which has become the country's first commercial bank to connect with the Bharat Bill Payment System BBPS and deliver bill payment services via video banking? कौन सा भारत बिल भुगतान प्रणाली से जुड़ने और वीडियो बैंकिंग के माध्यम से बिल भुगतान सेवाएं प्रदान करने वाला देश का पहला वाणिज्यिक बैंक बन गया है? ऑप्शंस आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन डी है, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। आपको जानना चाहिए AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ये इंडिया का फर्स्ट कमर्शियल बैंक बन गया है जो भारत बिल पेमेंट्स सिस्टम BBPS से कनेक्ट हुआ है और साथ ही वीडियो बैंकिंग के जरिए बिल पेमेंट सर्विसेज दे रहा है। अब कस्टमर्स इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके अपने बिल्स पे कर सकते हैं ब्रांच में जाए बिना, खास करके सीनियर पर्सन्स के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव है। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें, हेडक्वार्टर्स जयपुर राजस्थान में है, टैगलाइन है चलो आगे बढ़ें, MD एंड CEO संजय अग्रवाल हैं। विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द साथी पोर्टल एंड मोबाइल ऐप? साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। आपको जानना चाहिए यूनियन एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने साथी पोर्टल एंड मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। साथी का मतलब है सीड ट्रेसेबिलिटी, ऑथेंटिकेशन एंड होलिस्टिक इन्वेंट्री। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, एक सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन सिस्टम है जिसके तहत सीड ट्रेसेबिलिटी, सीड की ऑथेंटिकेशन और इन्वेंट्री का पता लगाया जा सकता है, ताकि जो इस तरह के चैलेंजेस रहते हैं ना, सीड प्रोडक्शन संबंधित, क्वालिटी से संबंधित, सर्टिफिकेशन संबंधित, इस तरह के चैलेंजेस से निपटा जा सके। तो सीड किस सोर्स से आ रहा है वो भी यहाँ पर पता चल जाएगा, उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है उसके बारे में मालूम चल जाएगा। इस पोर्टल और ऐप को डेवलप किया गया है NIC द्वारा, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के साथ मिलकर। किस थीम पर आधारित है ये पोर्टल या ऐप? उत्तम बीज समृद्ध किसान। व्हाट इज द संगठन से समृद्धि कैंपेन? संगठन से समृद्धि अभियान क्या है? ऑप्शंस आपके सामने पढ़ देता हूँ। अ कैंपेन टू प्रोवाइड हाउसिंग टू रूरल फैमिलीज, अ कैंपेन टू प्रमोट एजुकेशन इन रूरल एरियाज, अ कैंपेन टू प्रमोट हेल्थ केयर इन रूरल एरियाज, या फिर अ कैंपेन टू एम्पावर मार्जिनलाइज्ड रूरल हाउसहोल्ड्स थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। जी हाँ, सही आंसर ऑप्शन डी ही है। आपको जानना चाहिए रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर गिरिराज सिंह ने संगठन से समृद्धि कैंपेन लॉन्च किया है। इसका मकसद है जो मार्जिनलाइज्ड रूरल हाउस होल्ड्स हैं उनको एम्पावर करना, किस तरह से जो भी एलिजिबल रूरल वुमेन हैं उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के दायरे में लाना। तो गवर्नमेंट का मकसद ये है कि फ़िलहाल जो 9 करोड़ महिलाएं हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के दायरे में आती हैं, वो बढ़ाकर 10 करोड़ महिलाएं की जाए। व्हाट इज़ द टोटल कॉस्ट ऑफ द नेशनल क्वांटम मिशन अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट? केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय क्वांटम मिशन की कुल लागत कितनी है? ऑप्शंस आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, 6003.65 करोड़ रुपीस। देखिए, यूनियन कैबिनेट ने नेशनल क्वांटम मिशन NQM को अप्रूव किया है। कितनी कॉस्ट से? 6003.65 करोड़ रुपए की इसकी आउटले है। कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए? 2023-24 से 2030-31 तक के लिए, ये आप याद रखिएगा। तो इसका मकसद है जो देश में साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसको स्केल अप करना है ना, उसको और आगे बढ़ाना।
और साथ ही देश में क्वांटम टेक्नोलॉजी के फील्ड में इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ावा देना, क्रिएट करना। तो जैसा कि इसमें लिखा है, द न्यू मिशन टारगेट्स डेवलपिंग इंटरमीडिएट स्केल क्वांटम कंप्यूटर्स विद 50 to 1000 फिजिकल क्यूबिट्स इन 8 years इन वेरियस प्लेटफॉर्म्स लाइक सुपर कंडक्टिंग एंड फोटोनिक टेक्नोलॉजी। 4 थीमेटिक हब्स भी इसमें सेटअप किए जाएंगे, जो भी हमारे देश के टॉप एकेडमिक एंड नेशनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं यहाँ पर। किन डोमेन्स पर आधारित रहेंगे? क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम सेंसिंग एंड मेट्रोलॉजी एंड क्वांटम मटेरियल्स एंड devices, and the hubs which will focus on generation of new knowledge through basic and applied research as well as promote research and development in areas that are mandated to them. What is Taifa 1? Taifa 1 क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, केन्यास फर्स्ट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। आपको जानना चाहिए हाल ही में केन्या की फर्स्ट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जिसका नाम ताइफा 1 है, इसको स्पेस में लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट की मदद से। कहाँ से? वांडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस कैलिफोर्निया। आपको बता दें, इस सैटेलाइट को डेवलप और डिज़ाइन केन्या के द्वारा ही किया गया है, लेकिन मैन्युफैक्चर किया गया एंड्यूरोसेट बुल्गारिया में। हाउ मेनी किलोमीटर्स ऑफ डिजिटल हाईवेज आर NHAI प्लानिंग टू क्रिएट बाय फिजिकल 2024-25? NHAI वित्त वर्ष 2024-25 तक कितने किलोमीटर के डिजिटल हाईवे बनाने की योजना बना रहा है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, अराउंड 10,000 किलोमीटर। देखिए, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये 10,000 किलोमीटर के ऑप्टिक फाइबर केबल्स बिछाने की बात कर रहा है फिजिकल ईयर 2024-25 तक। आपको बता दें, नेशनल हाईवेज लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड NHLML ये NHAI का एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है। ये इस डिजिटल हाईवे प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करेगा। तो इसमें क्या है, जो नेशनल हाईवेज हैं उनके दोनों साइड में जो OFC इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स, इनको बिछाया जाएगा ताकि अच्छी कनेक्टिविटी प्रोवाइड हो सके और 5G में भी काफ़ी मदद ये देगा। और लगभग 1367 किलोमीटर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और 512 किलोमीटर हैदराबाद बेंगलुरु कॉरिडोर, इनको आइडेंटिफाई किया गया है पायलट बेसिस पर। इनको डिजिटल हाईवे बनाया जाएगा। Andre Rublev beat Denmark's Holger Rune to win his first Masters 1000 title in Monte Carlo. Rublev belongs to which country? Andre Rublev ने मोंटे कार्लो में अपना पहला मास्टर्स 1000 खिताब जीतने के लिए डेनमार्क के हॉल्गर रून को हराया है। रुबलेव किस देश से संबंधित हैं? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी, रशिया। आपको जानना चाहिए, रशिया के हैं एंड्रे रुबलेव। इन्होंने डेनमार्क के हॉल्गर रून को हराकर अपना पहला मास्टर्स 1000 टाइटल जीता है मोंटे कार्लो में। डबल्स विनर्स की बात करें तो क्रोएशिया के इवान डोडिक और यूनाइटेड स्टेट्स के ऑस्टिन क्रासिक ने ये टाइटल जीता है डबल्स में। आपको बता दें, ये जो चैंपियनशिप हुई है मोंटे कार्लो कंट्री क्लब फ्रांस में हुई है। मोंटे कार्लो एक जगह भी है मोनाको में, ठीक है, लेकिन ये फ्रांस की बात करिए, जो कंट्री क्लब है ये फ्रांस में है। Who is the Indian swimmer who won 5 gold medals at the Malaysian Invitational Age Group Championships 2023? मलेशियन इन्विटेशनल एज ग्रुप चैंपियनशिप 2023 में 5 स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय तैराक कौन है? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन डी है, वेदांत माधवन। तो देखिए, इंडियन स्विमर वेदांत माधवन, जो एक्टर हैं आर माधवन, उनके सन हैं ये। इन्होंने हाल ही में 5 गोल्ड मेडल्स जीते हैं स्विमिंग में। किस जगह? मलेशियन इन्विटेशनल एज ग्रुप चैंपियनशिप्स 2023, जो कि कुआलालंपुर में हुई है। तो 50 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर एंड 1500 मीटर कैटेगरीज में इन्होंने गोल्ड मेडल्स जीते हैं। क्वेश्चन आ जाता है कि वेदांत माधवन किस से संबंधित है, किस स्पोर्ट से संबंधित हैं, क्योंकि इससे पहले भी 2-3 सालों से जीतते आ रहे हैं जो लोअर एज कैटेगरी के टूर्नामेंट्स होते हैं उनको। हाउ मच लोन विल द एशियन डेवलपमेंट बैंक प्रोवाइड टू बांग्लादेश फॉर रिहेबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन एफर्ट्स इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री? एशियाई विकास बैंक देश के पूर्वोत्तर भाग में पुनर्वास और पुनर्निर्माण के प्रयासों के लिए बांग्लादेश को कितना ऋण प्रदान करेगा? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन सी है, $230 मिलियन। देखिए, जरूरी नहीं है कि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन एशियन डेवलपमेंट बैंक या वर्ल्ड बैंक से संबंधित जो हो वो भारत को ही लोन देने से संबंधित हो। आस पड़ोसी कंट्रीज से भी संबंधित आ जाता है, खास करके SSC
वाले पूछ लेते हैं, भारत से के जो आसपास की कंट्रीज हैं उनसे संबंधित जो ऐसी डेवलपमेंट्स होती हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण याद रखिएगा। देखिए, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है ये $230 मिलियन का लोन प्रोवाइड कराएगा बांग्लादेश को। बांग्लादेश में काफ़ी डिवास्टेटिंग फ्लड्स आई थी मई से जून 2022 के बीच में, जो बांग्लादेश का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पर। तो रिहेबिलिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स वहाँ पर चल रहे हैं, उनका कार्य चल रहा है। उसी की मदद के लिए $230 मिलियन प्रोवाइड कराएगा एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसके लिए ढाका में एक MOU साइन भी हुआ है, एग्रीमेंट साइन भी हुआ है। नेम द इंडियन पैरा बैडमिंटन प्लेयर हु वोन 2 गोल्ड मेडल्स एट द ब्राज़ील पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023। ब्राज़ील पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी का नाम बताएं। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, नित्या श्री सुमति सिवन। इंग्लिश में जो क्वेश्चन है नेम द है ये, ठीक है, इस नहीं है, नेम द इंडियन पैरा बैडमिंटन प्लेयर। देखिए, इंडिया की नित्या श्री सुमति सिवन, इन्होंने 2 गोल्ड मेडल्स जीते हैं ब्राज़ील पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल कंपटीशन में। तो एक तो इन्होंने जो विमेन सिंगल्स SH6 कैटेगरी है इसके फाइनल को जीतकर गोल्ड मेडल पाया है, पेरू की गेलियाना पोवेरा फ्लोर्स को इन्होंने हराया है। दूसरा जो गोल्ड मेडल है वो इन्होंने मिक्स डबल्स खेला HS6 में शिवराजन सुलाइमलई के साथ जोड़ी बनाकर, और इन्होंने हांगकांग के प्लेयर्स को हराया है। साथ ही टोक्यो पैरालंपिक चैंपियन प्रमोद भगत और सुकांत कदम, इन्होंने भी गोल्ड मेडल्स जीते हैं मेंस डबल कैटेगरी में। प्रमोद भगत भी याद रखिएगा, बैडमिंटन से संबंधित है, पैरा बैडमिंटन प्लेयर हैं, एग्जाम में पहले भी पूछे जा चुके हैं। Which state has backed the national award for the best implementation of प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना in the country? देश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सर्वोत्तम कार्यान्वयन के लिए किस राज्य को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, कर्नाटक। आपको जानना चाहिए, पहली बार कर्नाटक ने नेशनल अवार्ड जीता है, किस लिए? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बेस्ट इम्प्लीमेंटेशन के लिए। आपको बता दें, जो अथॉरिटीज़ की माने तो खरीफ सीज़न 2021 एंड 2022 के बीच में कर्नाटक राज्य ने जो फार्मर्स का इनरोलमेंट है इस स्कीम के तहत, उसमें 47.74% की वृद्धि जो है दर्ज की है, जबकि जो एरिया कवर्ड है इस स्कीम के तहत उसमें 41.80% की वृद्धि दर्ज की है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात करते हैं, हम सभी जानते हैं इसको मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर द्वारा लॉन्च किया गया था खरीफ 2016 सीजन से। कर्नाटक की बात करते हैं, चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई हैं, कैपिटल बेंगलुरु है, गवर्नर थावर चंद गहलोत हैं। हाउ मच हैज इंडिया कंट्रीब्यूटेड टू द UN Women United Nations एंटिटी फॉर जेंडर इक्वालिटी एंड द एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन? भारत ने संयुक्त राष्ट्र महिला लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र इकाई में कितना योगदान दिया है? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन डी है, $5 लाख। देखिए, भारत ने $5 लाख का कंट्रीब्यूशन किया है UN Women United Nations एंटिटी फॉर जेंडर इक्वालिटी एंड द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन में। आप सभी जानते हैं यूनाइटेड नेशंस में भारत की जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है ये रुचिरा काम्बोज हैं, इन्होंने ही ये चेक हैंड ओवर किया है इस एजेंसी को। Who has been appointed Chief Executive Officer and Managing Director of Tata Electronics Private Limited? टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन भी रहेगा, रणधीर ठाकुर। आपको जानना चाहिए, फॉर्मर इंटेल फाउंड्री सर्विसेज प्रेसिडेंट रणधीर ठाकुर इन टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि CEO एंड मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि MD नियुक्त किया गया है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना साल 2020 में हुई थी एज अ ग्रीनफील्ड वेंचर। Which organization said that India had violated global trading rules in a dispute with the European Union, Japan and Taiwan? किस ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि भारत ने यूरोपीय संघ, जापान और ताइवान के साथ विवाद में वैश्विक व्यापार नियमों का उल्लंघन किया है? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आपको जानना चाहिए, हाल ही में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के एक पैनल ने यह कहा है कि भारत ने ग्लोबल ट्रेडिंग रूल्स को वायलेट किया है, उनका उल्लंघन किया है। जो इसके यूरोपियन यूनियन, जापान और ताइवान के साथ जो डिस्प्यूट चल रहा है IT प्रोडक्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटीज से संबंधित,
उसी के तहत इसने ट्रेडिंग रूल्स, जो ग्लोबल ट्रेडिंग रूल्स हैं, उनको वायलेट किया है। आपको बता दें साल 2019 में यूरोपियन यूनियन ने भारत द्वारा जो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ लगाई जा रही थी 7.5 से 20% के बीच में आईटी प्रोडक्ट्स पर, तो उसको चैलेंज किया था, है ना। जैसे मोबाइल फ़ोन्स या फिर इसके कंपोनेंट्स पर जो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ लगाई रही थी उनको चैलेंज किया था। इसी तरह का चैलेंज जापान और ताइवान द्वारा भी किया गया था। अच्छा, आपको ये जानना चाहिए इम्पोर्ट ड्यूटी क्यों लगाता है कोई देश। जैसे भारत इम्पोर्ट ड्यूटी क्यों लगाएगा। मान लीजिए चाइना से कोई सामान आ रहा है और वो काफ़ी चीप है, बहुत सस्ते दाम में आ रहा है, तो भारत में जब वो आएगा तो भारत की इंडस्ट्री तो बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएगी। भारत के व्यापारी भी, भारत में भी उस चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है लेकिन वो महंगा है ना, चाइना से काफ़ी सस्ता आ रहा है, तो भारत क्या करेगा, उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी लगाएगा, एक तरह की कस्टम ड्यूटी लगाएगा और उसका रेट बढ़ जाएगा। ठीक है, अब उसका जब रेट बढ़ जाएगा, जो हम बाहर से सामान ला रहे हैं उस पर हमने ड्यूटी लगाई, ठीक है, उसका प्राइस थोड़ा हाइक हो गया, तो जब उसका प्राइस हाइक हो जाएगा तो हमारे यहाँ ऑब्वियस सी बात है उसकी डिमांड कम हो जाएगी। डिमांड कम हो जाएगी तो उसका इंपोर्ट भी कम हो जाएगा। उससे क्या होगा, जो हमारी लोकल इंडस्ट्री है उनको बढ़ावा मिलेगा। तो इंपोर्ट ड्यूटीज़ इस तरह से लगाई जाती हैं। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है इस तरह की प्रैक्टिसेस को कहता है कि इस तरह की प्रैक्टिसेस कम ही हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, फ्री ट्रेड रहना चाहिए। आपको बता दें 2021 में यूरोपियन यूनियन इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर था और अभी हाल ही में हमने पढ़ा था कि 2022-23 में यूएई हमारा थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर रहा है 76.16 बिलियन यूएस डॉलर के साथ। तो आई होप आप इंपोर्ट ड्यूटी समझ गए होंगे क्यों लगाई जाती है, क्या इसका मकसद रहता है। इन विच सिटी द ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट वॉज इनोग्रेटेड। किस शहर में वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन ए है दिल्ली। आपको जानना चाहिए न्यू दिल्ली में होटल अशोक में ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट, इसको इनोग्रेट किया गया है और संबोधित किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। आपको बता दें इस समिट को होस्ट किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन के द्वारा 20 अप्रैल और 21 अप्रैल को। इस समिट का थीम रहा रिस्पॉन्सेस टू कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस, फिलॉसफी टू प्रैक्टिस। अच्छा, न्यू दिल्ली से ही संबंधित दो और आयोजन हम देखेंगे, मैंने इसे के साथ ही कवर कर लिया ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे। देखिए EU इंडिया एविएशन समिट, ये भी न्यू दिल्ली में शुरू हुई है और इस समिट के दौरान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यूरो कंट्रोल के साथ एक डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट साइन किया है। साथ ही DGCA और यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी ने लेटर ऑफ इंटेंट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया है। एक और अगर हम समिट की बात करें तो यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन अमित शाह, इन्होंने फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ हेड्स ऑफ एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, इसको अटेंड किया है। ये समिट भी न्यू दिल्ली में हुई है। ऑन विच डे द नेशनल सिविल सर्विसेज डे इज ऑब्जर्व्ड। राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा अप्रैल 21। आपको जानना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर साल 21 अप्रैल को सिविल सर्विसेज डे मनाती है। आपको बता दें पहली बार 21 अप्रैल 2006 को ये डे मनाया गया था। इसका रीज़न भी जान लेते हैं। देखिए 21 अप्रैल 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल, आयरन मैन ऑफ इंडिया, इन्होंने मेटकाफ हाउस में जो सिविल सर्वेंट्स का फर्स्ट बैच था, इंडिपेंडेंट इंडिया में सिविल सर्वेंट्स का जो फर्स्ट बैच था उसको एड्रेस किया था, संबोधित किया था। साथ ही सिविल सर्वेंट्स को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया भी बताया था। आपको जानना चाहिए इस बार सिविल सर्विसेज डे का थीम रहेगा विकसित भारत, जिसका मकसद है एम्पावरिंग सिटीजन्स एंड रीचिंग द लास्ट माइल। आपको भी जानना चाहिए फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया, ये कहा जाता है चार्ल्स कॉर्नवालिस को या लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। हालांकि वॉरेन हेस्टिंग वो व्यक्ति थे जिन्होंने फाउंडेशन रखी थी सिविल सर्विसेज की इंडिया में, लेकिन उसको आगे बढ़ाया कॉर्नवालिस ने। विच एयरफोर्स इज होस्टिंग एक्सरसाइज इनियोचोस 23। कौन सी वायुसेना एक्सरसाइज इनियोचोस 23 की मेजबानी कर रही है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा हेलेनिक एयरफोर्स। आपने नाम पहली बार सुना होगा इसका। देखिए इंडियन एयरफोर्स एक्सरसाइज इनियोचोस 23 में पार्टिसिपेट कर रहा है, जो कि एक मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज है और होस्ट की जा रही है हेलेनिक एयरफोर्स के द्वारा। आपको बता दें ये एक्सरसाइज
24 अप्रैल 2023 से 4 मई 2023 के बीच एंड्रोमेडा एयरफोर्स जो कि ग्रीस में है यहाँ पर कंडक्ट की जाएगी। आपको बता दें जो ग्रीस देश की एयरफोर्स है उसका नाम है हेलेनिक एयरफोर्स, काफ़ी बड़ी एयरफोर्स है ये। इंडियन एयरफोर्स इसमें 4 सुखोई 30 मार्क 1 और 2 C-17 एयरक्राफ्ट के साथ पार्टिसिपेट कर रही है। विच बैंक हैज साइंड $100 million loan agreement with Japan Bank for International Cooperation JBIC to foster the growth of Japanese construction equipment companies in India? किस बैंक ने भारत में जापानी निर्माण उपकरण कंपनियों के विकास को बढ़ावा देने के लिए जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन के साथ $100 million के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, इंडसइंड बैंक। आपको जानना चाहिए इंडसइंड बैंक की जो गिफ्ट सिटी वाली ब्रांच है इसने $100 million का लॉन्ग टर्म लोन एग्रीमेंट साइन किया है जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन JBIC के साथ, ताकि जो जापानीज कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट कंपनीज हैं वो भारत में ग्रो कर पाएँ। आपको बता दें जापान बेस्ड मिजुओ बैंक और जोयो बैंक, साथ ही सिंगापुर बेस्ड शिजुओका बैंक भी यहाँ पर को फाइनेंस की फैसिलिटी प्रोवाइड कराएंगे। इंडसइंड बैंक के बारे में आप जानते हैं MD&C जो सुमंत कटपालिया है, हेडक्वार्टर्स पुणे महाराष्ट्र में है और टैगलाइन है वी केयर दिल से वी मेक यू फील रिचर। विच बैंक हैज एंटर्ड इनटू अ बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट एग्रीमेंट विद एग्री फिनटेक स्टार्टअप कीवी? किस बैंक ने एग्री फिनटेक स्टार्टअप कीवी के साथ बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट समझौता किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, इंडसइंड, माफ कीजिएगा, सही आंसर फेडरल बैंक है। ओह, ये गलती से इंडसइंड बैंक लिखा है, खैर कोई बात नहीं, मैं आपको सही कर दूंगा PDF में। आंसर फेडरल बैंक है इसका, ठीक है। सी ऑप्शन आप फेडरल बैंक लेके चलिएगा। वो पीछे वाले क्वेश्चन के ऑप्शंस यहाँ पर रख दिए। देखिए फेडरल बैंक ने यहाँ पर एक बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट एग्रीमेंट साइन किया है चेन्नई बेस्ड कीवी। कीवी क्या है? एग्री फिनटेक स्टार्टअप है, ऑपरेटेड बाय एग्रोस्पेरिटी टैक्स सॉल्यूशंस, ठीक है। इसके साथ एक बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट एग्रीमेंट साइन किया है ताकि जो एग्रीकल्चर से संबंधित लैंडिंग ऑपरेशंस हैं उसको तमिलनाडु में बढ़ाया जा सके, एक्सपैंड किया जा सके। फेडरल बैंक की अगर हम बात करें, हेडक्वार्टर्स एलुआ केरल में है और MD&C श्याम श्रीनिवासन है। टैगलाइन है योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। The RBI has approved the appointment of Kajat Barucha as Deputy Managing Director and Bhavesh Javeri as Executive Director of which bank for 3 years? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। RBI ने 3 साल के लिए कैजात बरूचा को उप प्रबंध निदेशक और भावेश जावेरी को किस बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, HDFC बैंक। आपको जानना चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कैजात बरूचा को डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर और भावेश जावेरी को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर अपॉइंट करने को मंजूरी दी है। किस बैंक के? HDFC बैंक के। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। HDFC बैंक के बारे में आप जानते हैं, CEO सईदर जगदीशन है, हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। विच बैंक हैज लॉन्च्ड वॉइस बायोमेट्रिक फॉर मोबाइल बैंकिंग? किस बैंक ने मोबाइल बैंकिंग के लिए वॉइस बायोमेट्रिक लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, सिटी यूनियन बैंक। देखिए सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड ने कस्टमर्स के लिए वॉइस बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन की सर्विस लॉन्च की है मोबाइल बैंकिंग के लिए, ठीक है। तो मोबाइल बैंकिंग का यूज़ करना चाहते हैं यदि कस्टमर्स, तो वो वॉइस बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। तो इसमें पिन और OTP का कोई चक्कर नहीं रहेगा, तो इससे फ्रॉड के जो केसेस हैं वो कम होंगे। तो ये जो सोल्यूशन है इसको डेवलप किया है कैजन सिक्योर वॉइस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा, और इसको जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड डेवलपमेंट है, फाइनेंशियल सर्विसेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके द्वारा भी सपोर्ट किया गया है। सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड की बात करते हैं तो हेडक्वार्टर्स कुंभकोणम तमिलनाडु में है। MD&C और डॉक्टर N कामाकोडी हैं। टैगलाइन है ट्रस्ट एंड एक्सीलेंस सिंस 1904। When is the वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे सेलिब्रेटेड? विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, अप्रैल 21। देखिए वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे ये एक ग्लोबल यूनाइटेड नेशन डे है जो कि 21 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। मकसद ये रहता है कि जो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, है ना, उनको पूरा करना है हमें। तो उनको पूरा करने के लिए क्या क्या क्रिएटिविटी हो सकती है, क्या क्या इनोवेशन हम कर सकते हैं, जैसे वाटर से संबंधित है, क्लीन वाटर है ना, तो इनसे संबंधित जैसे जीरो हंगर है
तो क्या क्या इनोवेशन हो सकती हैं, क्या क्या क्रिएटिविटी हो सकती हैं कि इन्हें अचीव किया जा सके। फर्स्ट वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे 21 अप्रैल 2018 को मनाया गया था। इस साल 2023 में इसका थीम है क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट वाटर बजट टू टैकल वाटर शॉर्टेज। पानी की कमी से निपटने के लिए जल बजट अपनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? ऑप्शन आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन ए है केरल। आपको जानना चाहिए केरल फर्स्ट स्टेट बन गया है हमारे देश में जिसने वाटर बजट को अडॉप्ट किया है, ताकि जो वाटर स्कैर्सिटी वाले रीजन्स हैं राज्य में उनको जो है वाटर प्रोवाइड किया जा सके या फिर एड्रेस किया जा सके जो वहाँ की समस्याएं हैं। तो ये जो फर्स्ट फेज़ है इस प्रोजेक्ट का, ये 94 ग्राम पंचायत एंड 15 ब्लॉक पंचायत में शुरू किया जाएगा। तो पब्लिक वाटर बजट को रिलीज़ किया गया है चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन के द्वारा। साथ ही इन्होंने इनिजान उजुकाटे, ये एक तरह का प्रोजेक्ट है, इसको भी लॉन्च किया है, इसका थर्ड फेज लॉन्च किया है। आपको बता दें ये जो बजट है, जो वाटर बजट है, तो ये किसी भी रीजन की एक पर्टिकुलर प्लेस में वाटर अवेलेबिलिटी क्या है उससे संबंधित डेटा प्रोवाइड करता है और वहाँ की जो पॉपुलेशन है उसका कंजम्पशन कितना है, वाटर कंजम्पशन, वो डेटा भी प्रोवाइड कराता है। हाउ मच अमाउंट हैज़ द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा अप्रूव फॉर 8 प्रोजेक्ट्स। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने हाल ही में 8 परियोजनाओं के लिए कितनी राशि स्वीकृत की है? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन सी है 638 करोड़ रुपीस। आपको जानना चाहिए हाल ही में नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा NMGC, इसने 8 प्रोजेक्ट्स के लिए लगभग 638 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। ये जो प्रोजेक्ट्स हैं इसको एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग द्वारा अप्रूव किए गए, जिसकी अध्यक्षता नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के जो चेयरपर्सन है, डायरेक्टर जनरल हैं जी अशोक कुमार, इनके द्वारा की गई। आपको बता दें इनमें से जो 4 प्रोजेक्ट रहेंगे, इन 8 प्रोजेक्ट्स में जो 4 प्रोजेक्ट्स रहेंगे लगभग 407 करोड़ रुपए के, वो शामली डिस्ट्रिक्ट में जो पोल्यूशन अबेटमेंट है इसके लिए जो है चलाए जाएंगे। ठीक है, जिसका मकसद है रिवर, जो हिंडन रिवर है उसको साफ करने से संबंधित। हिंडन रिवर आपको बता दें यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी है। तो ये पूरा प्रोजेक्ट है एक हिंडन रिजर्वेशन प्लान, तो उससे संबंधित ये 4 प्रोजेक्ट रहने वाले हैं 8 में से। इन विच इंडियन स्टेट आर द केंद्रपाड़ा एंड जगत सिंहपुर डिस्ट्रिक्ट्स लोकेटेड वेयर द फर्स्ट मैनग्रोव पीटा बर्ड सेंसस वाज कंडक्टेड। किस भारतीय राज्य में केंद्रपाड़ा और जगत सिंहपुर जिले स्थित हैं जहां पहली मैनग्रोव पीटा पक्षी गणना की गई? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन बी है उड़ीसा। देखिए हाल ही में फर्स्ट मैनग्रोव पीटा बर्ड सेंसस कंडक्ट की गई है उड़ीसा के 2 कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स में। इनका नाम है केंद्रपाड़ा और जगत सिंहपुर। आपको जानना चाहिए मैनग्रोव पीटा बर्ड, ये बर्ड स्पीसीज है जो कि ईस्टर्न इंडिया में पाई जाती है, खास करके उड़ीसा के भितरकनिका में और वेस्ट बंगाल के सुंदरबंस में। आपको बता दें ये ग्राउंड फोर्जर है। ग्राउंड फोर्जर मतलब जो खाने की तलाश में इधर उधर घूमते रहते हैं। ठीक है, और प्राइमरली ये जो कोस्टल मैनग्रोव फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पर पाई जाती हैं। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर स्टेटस की बात करें तो ये नियर थ्रेटेंड स्पीसीज है। तो इस सेंसर में बताया गया है कि 179 इंडिविजुअल बर्ड्स हैं, मैनग्रोव पीटा बर्ड्स 179 हैं, और सबसे ज़्यादा जो कंसंट्रेशन है इनका भितरकनिका नेशनल पार्क के अंदर जो माहीपुरा रिवर है यहाँ पर है। इसके जो मैनग्रोव्स हैं इनमें सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर पाई जाती हैं। FIFA has selected which country to host the Under-20 Soccer World Cup after revoking the hosting rights from Indonesia. FIFA ने इंडोनेशिया से मेजबानी के अधिकार को रद्द करने के बाद Under-20 फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी के लिए किस देश का चयन किया है? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन डी अर्जेंटीना है। आपको जानना चाहिए Under-20 सॉकर वर्ल्ड कप ये अर्जेंटीना होस्ट करेगा, ऐसा FIFA ने अनाउंस किया है। इससे पहले इंडोनेशिया करने वाला था, लेकिन इंडोनेशिया से ये अधिकार FIFA ने वापस ले लिया था। क्यों ले लिया था मैंने आपको बताया था, क्योंकि इंडोनेशिया नहीं चाहती कि वो इजराइल की टीम को होस्ट करे अपने यहाँ पर। साथ ही आपको जानना चाहिए एक और न्यूज़ हम देख लेते हैं फुटबॉल से ही संबंधित। जो इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप होने वाला है 4 टीम इससे पार्टिसिपेट करेंगी इंक्लूडिंग इंडिया। ये भुवनेश्वर उड़ीसा में होगा 9 जून से 18 जून के बीच में। ये 3rd एडिशन है और इंडिया के साथ साथ लेबनान, मंगोलिया और वनुआतु भी इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेंगे।
हु हैज़ बीन नेम्ड विजडम अल्मनैक लीडिंग T20 क्रिकेटर। विजडम अल्मनैक लीडिंग T20 क्रिकेटर किसे नामित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी, सूर्य कुमार यादव। देखिए, विजडम अल्मनैक लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड अवार्ड्स ये दिया गया है भारत के सूर्य कुमार यादव और हरमनप्रीत कौर को। आपको बता दें, सूर्य कुमार ने विजडम अल्मनैक लीडिंग T20 क्रिकेटर अवार्ड जीता है। वहीं हरमनप्रीत कौर ये फर्स्ट इंडियन वुमेन बनी है जिन्होंने क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। Which country is currently the world's most populous nation according to UN data? संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में कौन सा देश दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन ए, इंडिया है। देखिए यहाँ पर नीचे जो ये मैंने हेडिंग है ये लिखा है ना, इंडिया पिप्स चाइना टू बिकम वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस नेशन। तो पिप का मतलब होता है छोटे मार्जिन से किसी को पीछे छोड़ देना। जैसे कोई सीरीज हो रही है क्रिकेट की, ठीक है, तो भारत जीत गया है 3-2 से, तो पिप किया है भारत ने, एक पॉइंट से जीता है ना एक मैच से। ऐसे ही कोई टेनिस में हो जाता है कि 5-4 5-3 से जीते, है ना, तो पिप काफ़ी कम मार्जिन से किसी चीज़ को पीछे छोड़ देना। तो देखिए यहाँ पर भारत ने चाइना को पीछे छोड़ दिया है और वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन गया है 142.86 करोड़ पीपल के साथ, ऐसा UN डेटा ने शो किया है। चाइना की पॉपुलेशन जबकि 142.57 करोड़ है। तो देखिए 142.57 करोड़ और भारत की है 142.86 करोड़। तो ऐसा कहा गया यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड्स की जो द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 है, इसका टाइटल रहा 8 बिलियन लाइव्स, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज, द केस फॉर राइट्स एंड चॉइसेस। और इसी रिपोर्ट के अनुसार 25% जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो 0 से 14 ईयर्स एज ग्रुप में आती है, 18% पॉपुलेशन 10 to 19 एज ग्रुप में आती है, 26% 10 to 24 की जो एज ग्रुप है उसमें आती है, 68% 15 to 64 ईयर्स एज ग्रुप में आती है और 7% 65 ईयर्स से अबव एज ग्रुप में आती है। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स के अनुसार जो ग्लोबल फर्टिलिटी है ये घटने वाली है, 2050 तक 2.1 हो जाएगी, जबकि 2021 में 2.3 चिल्ड्रन पर वुमेन थी। ग्लोबली लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ ये बढ़ जाएगी, 2019 में 72.8 ईयर्स थी और 2050 तक 77.2 ईयर्स हो जाएगी। व्हाट इज द प्रोजेक्टेड कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट फॉर इंडियाज फैंटेसी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री? भारत के फैंटेसी खेल उद्योग के लिए अनुमानित चक्रवृद्धि वार्षिक विकास दर क्या है? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा 33%। देखिए, इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री इसकी जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट रहने वाली है CAGR ये 33% रहने वाली है और 50 करोड़ यूजर्स हो जाएंगे फिजिकल 27 तक, ऐसा कहा है फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स एंड डेवलपमेंट ने। आपको जानना चाहिए भारत में फिलहाल 300 से ज़्यादा फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म्स हैं, 18 करोड़ यूजर्स हैं और भारत जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग फैंटेसी स्पोर्ट्स मार्केट है पूरे वर्ल्ड में। ये इंडस्ट्री 31% से ग्रो कर सकती है, 6800 करोड़ की फिजिकल 22 में रही, है ना, मतलब 31% से ग्रो की और 6800 करोड़ रुपए रही फिजिकल 22 में और फिजिकल 27 में 25,240 करोड़ रुपए तक हो सकती है। इसकी जो करंट वैल्यू है, जो वैल्यूएशन है, ये 75 करोड़ रुपीस है। फैंटेसी स्पोर्ट्स आप सभी जानते हैं, जो नहीं जानते उनको बता दूं, ये एक ऑनलाइन प्रेडिक्शन गेम्स होते हैं, जैसे आप क्रिकेट में करते हैं इसी तरह से फुटबॉल में भी कर सकते हैं और स्पोर्ट्स में भी कर सकते हैं। तो आप रियल स्पोर्ट्स प्लेयर्स को लेकर एक वर्चुअल टीम बनाते हैं, ठीक है, फिर जो आपने प्लेयर लिया है वो किस तरह से रियल मैच में परफॉर्म कर रहा है उसके हिसाब से आपको पॉइंट्स मिलते हैं, जिन्हें फैंटेसी पॉइंट्स बोलते हैं। विच स्टेट हैज़ रीनेम्ड भावना पोर्ट एज मूलापेटा पोर्ट? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन डी है, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश ने भावनापडु बंदरगाह का नाम बदलकर मूलापेटा बंदरगाह कर दिया है। देखिए, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने भावनापडु पोर्ट को, जो कि श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट में है, इसका नाम मूलापेटा पोर्ट कर दिया गया है फार्मर्स की रिक्वेस्ट पर, ठीक है। अच्छा, साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए, आंध्र प्रदेश से ही संबंधित एक और करंट अफेयर है। 3 मई को जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं YS जगनमोहन रेड्डी, ये एक ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आधारशिला रखेंगे, फाउंडेशन स्टोन रखेंगे भोगापुरम, जो कि विशाखापट्टनम के पास है।
विच इंडियन स्टेट टॉप द कंट्री इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज जनरेशन अंडर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत परसेंटेज सर्जन के मामले में कौन सा भारतीय राज्य देश में शीर्ष पर है? ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए राजस्थान। देखिए लगातार चौथी बार राजस्थान पूरे देश में, अगर हम महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के तहत परसेंटेज जनरेशन के बारे में बात करें तो राजस्थान इसमें टॉप पर है। परसेंटेज का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ वर्क डेज बाय अ पर्सन रजिस्टर्ड अंडर द स्कीम इन अ फाइनेंशियल ईयर। तो 2022-23 में राजस्थान में 35.61 करोड़ परसेंटेज जनरेट किए हैं। उसके बाद फिर तमिलनाडु है, फिर उत्तर प्रदेश है, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर बिहार है। साथ ही आपको भी जानना चाहिए ऐसे हाउस होल्ड्स जिन्होंने 100 डेज ऑफ वर्क अपना कंप्लीट किया है इस मनरेगा स्कीम के तहत, इस मामले में जो टॉप का स्टेट है ये उत्तर प्रदेश है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा ऐसे हाउस होल्ड्स रहे जिन्होंने 100 डेज ऑफ वर्क अपने कंप्लीट किए हैं। एज मैनी एज ये आपका 4,99,947 ऐसे परिवार रहे जिन्होंने 100 डेज ऑफ वर्क अपने पूरे किए हैं। हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द मैलकॉम आदिशेषिया अवार्ड 2023? मैलकम आदिशेषिया पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन ए है उत्साह पटनायक। देखिए उत्साह पटनायक जो कि जानी मानी एक इकोनॉमिस्ट हैं, इनको मैलकॉम आदिशेषिया अवार्ड 2023 के लिए चुना गया है। आपको बता दें ये अवार्ड हर साल दिया जाता है मैलकॉम एंड एलिजाबेथ आदिशेषिया ट्रस्ट के द्वारा। जो भी आउटस्टैंडिंग सोशल साइंटिस्ट होते हैं उनको ये सम्मान दिया जाता है। आपको बता दें इसमें अवार्ड दिया जाता है, उसमें प्राइज मनी 2 लाख रुपीज़ की होती है। ये भी एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर है अवार्ड कैटेगरी में। विच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी विल सेट अप इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस इन तंजानिया? कौन सा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है IIT मद्रास। आपको जानना चाहिए अफ्रीका में पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खुलने वाला है अक्टूबर के महीने में, और ये खुलेगा तंजानिया देश में। तो IIT मद्रास इसको ओपन करेगा तंजानिया के ज़ांज़िबार में, और तो अक्टूबर 2023 से क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी। तो ये पहली बार है जब कोई IIT अफ्रीका में खुल रहा है। तंजानिया की बात करते हैं तो कैपिटल डोडोमा है, यहाँ की करेंसी तंजानियन शिलिंग है। Who has been appointed as the Chief Technology Officer CTO of National Payments Corporation of India NPCI? भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा विशाल आनंद कानवटी। देखिए एक महत्वपूर्ण पोजीशन होती है इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन में NPCI चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, तो ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI इन्होंने अनाउंस किया है कि हमने विशाल आनंद कनवटी को अपना चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर CTO अपॉइंट किया है। बाकी आप जानते हैं NPCI के MD एंड CEO दिलीप अस्पे हैं। बात करें अगर कुछ बेसिक डिटेल्स की NPCI की, तो इसकी स्थापना दिसंबर 2008 में हुई थी। ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 8 के तहत रजिस्टर्ड है। इसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड इंडियन बैंक्स एसोसिएशन द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, और जो भारत में मेजर बैंक्स हैं उनका एक कंसोर्टियम है और RBI द्वारा प्रमोट किया जाता है। आपको जानना चाहिए इसकी ऑथराइज्ड कैपिटल 3 बिलियन रुपीज़ और पेड अप कैपिटल 1 बिलियन रुपीज़ है। साथ ही आपको जानना चाहिए अप्रैल 2021 में NPCI ने अपनी एक सब्सिडरी भी लॉन्च की थी जिसका नाम है NPCI भारत बिल पे लिमिटेड NBPL। Who received the highest order of merit of Germany from the president of Germany? जर्मनी के राष्ट्रपति से जर्मनी का सर्वोच्च ऑर्डर ऑफ मेरिट किसने प्राप्त किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा एंजेला मेर्केल। देखिए जर्मनी की फॉर्मर चांसलर एंजेला मेर्केल, इन्हें जर्मनी का हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मेरिट मिला है। ये जो ग्रैंड क्रॉस अवार्ड है ये एंजेला मेर्केल को जर्मनी के प्रेसिडेंट फ्रैंक वाल्टर स्टेनमेयर द्वारा दिया गया है। आपको जानना चाहिए इनसे पहले ये अवार्ड केवल 2 ही बार दिया गया है और ये भी फॉर्मर चांसलर्स को ही दिया गया है। एक तो है कॉनरेड एडिनोर और दूसरे हैं हेलमुट कोल, और ये तीनों ही जिन्हें ये अवार्ड मिले हैं ये क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन CDU पार्टी से बिलोंग करते हैं। ऑर्डर ऑफ मेरिट में कोई भी फाइनेंशियल रिवॉर्ड नहीं दिया जाता। बाकी आपको जानना चाहिए जो एंजेला मेर्केल है
ये जर्मनी की चांसलर रही हैं 2005 से 2021 तक। टोटल 4 टर्म्स इन्होंने किए हैं और 5th टर्म इन्होंने जो है अप्लाई नहीं किया, इच्छा नहीं थी इनकी, और फर्स्ट वुमेन है जो जर्मनी की चांसलर बनी है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड सचिन एट 50 सेलिब्रेटिंग अ मास्ट्रो? सचिन एट 50 सेलिब्रेटिंग अ मास्ट्रो नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, बोरिया मजूमदार। आपको जानना चाहिए सचिन तेंदुलकर की 50th जो बर्थडे है, इस पर वेल नोन स्पोर्ट्स हिस्टोरियन एंड पॉपुलर टीवी होस्ट एंड फाउंडर ऑफ रेव स्पोर्ट्स बोरिया मजूमदार ये एक नई बुक लॉन्च करने वाले हैं जिसका टाइटल रहेगा सचिन एट 50 सेलिब्रेटिंग अ मास्ट्रो। तो ये बुक तेंदुलकर की 50th बर्थडे यानी कि 24 अप्रैल 2023 को रिलीज़ होने वाली है। और बुक्स देख लेते हैं जो न्यूज़ में रही। पट्टाभाई राम एंड सबियाची दास, इन्होंने एक बुक रिलीज़ की है जिसका टाइटल है द ग्रेट बैंक रॉबरी एनपीएस स्कैम्स एंड द फ्यूचर ऑफ रेगुलेशन। एक और बुक हमको जाननी चाहिए, ये मेमोआर है लेट सतेंद्र कुमार लंबा का, इसका टाइटल है इन परस्यूट ऑफ पीस इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस अंडर 6 प्राइम मिनिस्टर्स। इसको लॉन्च किया गया नीना लंबा द्वारा और इसका फॉरवर्ड लिखा है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। ऑन विच डे द इंटरनेशनल मदर अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड? अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, अप्रैल 22। इसे वर्ल्ड अर्थ डे भी बोलते हैं। देखिए इंटरनेशनल मदर अर्थ डे ये साल 2009 में इस्टेब्लिश किया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा एक रेजुलेशन के तहत, और ये रेजुलेशन बोलिविया द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था और 50 मेंबर स्टेट्स द्वारा एंडोर्स किया गया था। इसका थीम रहेगा 2023 में इन्वेस्ट इन अवर प्लैनेट। एक्चुअली ये 2022 में कैंपेन था, तो इस बार ये थीम है इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। विच बैंक हैज इंट्रोड्यूस्ड सीफेरर एंड पल्स 2 फ्लेक्सिबल सेविंग अकाउंट्स फॉर एनआरआई कस्टमर्स? किस बैंक ने एनआरआई ग्राहकों के लिए 2 बचत खाते सीफेरर एंड पल्स पेश किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन डी है, साउथ इंडियन बैंक। आपको जानना चाहिए एनआरआई कस्टमर्स के लिए साउथ इंडियन बैंक ने एसआईबी सीफेरर एंड एसआईबी यानी कि साउथ इंडियन बैंक पल्स, ये 2 तरह के फ्लेक्सिबल सेविंग अकाउंट्स लॉन्च किए हैं। तो इसमें ऑप्शंस आता है एनआरआईज के लिए कि या तो वो अपने अकाउंट के थ्रू डिपॉजिट रख सकते हैं या फिर मिनिमम बैलेंस रख सकते हैं। इसकी आप साइड में ये भी देख सकते हैं क्या क्या इसमें सुविधाएं हैं भी दी हुई हैं, यानी कि आप चाहे तो आपके अकाउंट में मिनिमम डिपॉजिट रहे कुछ, ठीक है, 10,000 20,000, या फिर आप अपने अकाउंट के नाम से टर्म डिपॉजिट भी करवा सकते हैं यानी कि एफडी या आरडी। तब आपको मिनिमम अकाउंट रखने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप एफडीआर या फिर आरडी कराते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट कराते हैं, तो मिनिमम बैलेंस की ज़रूरत नहीं है, और यदि आप ये डिपॉजिट नहीं कराते हैं तो मिनिमम बैलेंस आपको रखना होगा। साउथ इंडियन बैंक की बात करें, हेडक्वार्टर्स त्रिशूर केरल में है, सीईओ मुरली रामकृष्णन है, टैगलाइन है एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग। विच बैंक हैज roped in इंडियन क्रिकेटर विराट कोहली एज देयर ब्रांड इन्फ्लुएंसर इन इंडिया? किस बैंक ने भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली को भारत में अपने ब्रांड इन्फ्लुएंसर के रूप में नियुक्त किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, HSBC इंडिया। देखिए हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन HSBC की जो इंडियन ब्रांच है, इसने इंडियन क्रिकेटर विराट कोहली को अपना ब्रांड इन्फ्लुएंसर बनाया है। तो HSBC का जो पर्पस है भारत में अपने पैर जमाना, यानी कि अपना जो कस्टमर बेस है उसको बढ़ाना, अपनी फाइनेंशियल सर्विसेज को और ब्रॉड करना, तो उसका प्रचार करेंगे विराट कोहली। HSBC इंडिया के CEO हितेंद्र दवे हैं, आप सभी जानते हैं। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए जियो सिनेमा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है क्रिकेटर रोहित शर्मा को। गैरी साइमन बैलेंस हैज़ अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम विच स्पोर्ट? गैरी साइमन बैलेंस ने किस खेल से सेवानिवृत्ति की घोषणा की है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी क्रिकेट है। देखिए फॉर्मर इंग्लैंड टेस्ट बैटर गैरी बैलेंस, इन्होंने क्रिकेट से अपने संन्यास की घोषणा कर दी है। आपको बता दें ये 2 देशों से खेले, इंग्लैंड के लिए भी और हाल ही में जिम्बाब्वे की ओर से भी खेले। तो बैलेंस ने इंग्लैंड के लिए 30 टेस्ट खेली हैं और 16 वनडे इंटरनेशनल्स खेले हैं, और अंतिम बार इंग्लैंड के लिए 2017 में खेले थे, और हाल ही में जिम्बाब्वे के लिए भी खेले। फरवरी के महीने में ही 137 रन इन्होंने स्कोर किए थे
वनडे इंटरनेशनल खेले हैं ये जिम्बाब्वे के लिए, और एक T20 भी खेले हैं, तो अब इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। मिगुएल डियाज कैनेल इज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? मिगुएल डियाज कैनेल किस देश के राष्ट्रपति हैं? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन ए, क्यूबा। आपको जानना चाहिए क्यूबा के प्रेसिडेंट हैं मिगुएल डियाज कैनेल। तो इन्होंने अपना सेकंड 5 ईयर टर्म सिक्योर कर लिया है, यानी कि दूसरी बार भी ये 5 साल के लिए राष्ट्रपति बने रहेंगे, और इकलौते ही कैंडिडेट थे इस पोस्ट के लिए, क्योंकि यहाँ पर पॉलिटिकल ऑपोजिशन इलीगल है। तो साल 2018 में ये चुने गए थे क्यूबा के फर्स्ट सिविलियन लीडर। क्यूबा की बात करते हैं, कैपिटल हवाना है, करेंसी क्यूबन पेसो है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड वन पंचायत वन प्लेग्राउंड प्रोजेक्ट टू रिवाइव स्पोर्ट्स कल्चर? किस राज्य सरकार ने खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए एक पंचायत एक प्लेग्राउंड परियोजना शुरू की है? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन ए, केरल है। देखिए, केरल गवर्नमेंट ने राज्य में जो स्पोर्ट्स कल्चर है उसको रिवाइव करने के लिए ये अनाउंस किया है कि हर एक पंचायत में क्वालिटी प्लेग्राउंड्स ओपन किए जाएंगे। ठीक है, मतलब अच्छी खासी सुविधाओं के साथ, और इस प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है वन पंचायत वन प्लेग्राउंड प्रोजेक्ट। तो केरल के जो चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन, इन्होंने कालीकट में इस परियोजना को लॉन्च किया है। तो लोकल गैदरिंग एंड सोशल इंटरेक्शंस के लिए भी ये प्लेग्राउंड जो है यूज़ किए जा सकेंगे। केरल की बात करते हैं, कैपिटल तिरुवनंतपुरम है, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। Which IIT has signed an MOU with the National Science and Technology Center for Disaster Reduction (NCDR) Taiwan for developing tech solutions for earthquakes and floods? किस IIT ने भूकंप और बाढ़ के लिए तकनीकी समाधान विकसित करने के लिए भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी केंद्र आपदा न्यूनीकरण ताइवान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन सी, IIT रुड़की। देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की, IIT रुड़की, इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर फॉर डिजास्टर रिडक्शन ताइवान के साथ। तो जो दोनों ही इंस्टीट्यूट हैं IIT रुड़की और NCTR, ये दोनों ही मिलकर साइंटिफिक डेवलपमेंट में जो है सहयोग करेंगे, एकेडमिक कोऑपरेशन में सहयोग करेंगे और साइंटिफिक रिसर्च में भी सहयोग करेंगे। Which insurance company has partnered with Meta Platforms for WhatsApp Business? WhatsApp Business के लिए किस कंपनी ने Meta Platforms के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन सी, HDFC ERGO। देखिए, HDFC ERGO जनरल इंश्योरेंस कंपनी, इसने Meta Platform के साथ पार्टनरशिप की है WhatsApp Business के लिए, जिसके तहत एक फीचर लॉन्च किया गया है, जिसके जरिए जो कस्टमर्स हैं वो अपनी जो मोटर इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं उनको रिन्यू कर सकते हैं WhatsApp के थ्रू, विदाउट डाउनलोडिंग एन ऐप। कोई भी ऐप डाउनलोड किए बिना WhatsApp के थ्रू अपनी जो इंश्योरेंस पॉलिसी है, मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी, उसको रिन्यू कर सकते हैं। Which city has emerged as the wealthiest city in the world according to a new report published by Henley and Partners and New World Wealth? Henley and Partners and New World Wealth द्वारा प्रकाशित एक नई रिपोर्ट के अनुसार कौन सा शहर दुनिया का सबसे धनी शहर बनकर उभरा है? सही आंसर ऑप्शन सी, न्यूयॉर्क है। हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई है हेनले एंड पार्टनर्स एंड न्यू वर्ल्ड वेल्थ के द्वारा। इसमें वेल्थिएस्ट सिटी बताई गई है न्यूयॉर्क सिटी को, जहाँ पर 3,40,000 रेजिडेंट मिलियनियर्स हैं। अच्छा, इस रिपोर्ट में जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं उनको एनालाइज किया गया, उनके नंबर्स एनालाइज किए गए हैं कि कितने ऐसे लोग हैं जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं और जो $1 बिलियन तक की वेल्थ जो है इन्वेस्टेबल वेल्थ है उनके पास, $1 बिलियन की। तो इसमें ये भी पाया गया कि US और चाइना में इस तरह के लोग काफ़ी हैं। टॉप 10 सिटीज़ में इन दोनों कंट्रीज से सबसे ज़्यादा सिटीज़ पाई गई हैं। केवल एक ही यूरोपियन सिटी अगर हम टॉप 10 की बात करें वो है लंदन, और ये चौथे नंबर पर है। टोक्यो की अगर हम बात करें ये सेकंड नंबर पर है। सैन फ्रांसिस्को बे एरिया ये तीसरे पर है। लॉस एंजलिस ये 6th पोजीशन पर है। सिंगापुर की बात करते हैं 5th पोजीशन पर है। सिडनी 10वें नंबर पर है। चाइना की बात करें तो टॉप 10 में 3 सिटीज़ हैं, हांगकांग, बीजिंग एंड शंघाई, 7वें, 8वें और 9वें स्थान पर। अगर हम देखें फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी फॉर रेजिडेंट मिलियनियर्स, तो इसमें चाइना की जो हांगझोउ है ये टॉप पोजीशन पर है। ठीक है, रेजिडेंट मिलियनियर्स के लिए 105% की ग्रोथ देखने की मिली 2012 से 2022 के बीच में। इसमें भारत की 2 सिटीज़ भी हैं, बेंगलुरु और हैदराबाद।
बेंगलुरु में 88% की ग्रोथ देखने को मिली और हैदराबाद में 78% की। मोनाको ने वेल्थ पर कैपिटल लिस्ट को टॉप किया है। Which Indian states have signed a memorandum of understanding in April to end border disputes along their boundaries? अप्रैल में किन भारतीय राज्यों ने सीमा विवाद को समाप्त करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन सी, असम एंड अरुणाचल प्रदेश। आपको जानना चाहिए असम और अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट्स ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह की उपस्थिति में, ताकि इन दोनों देशों के बीच जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं उनको समाप्त किया जा सके। आपको जानना चाहिए मेघालय, इसको आसाम से ही अलग करके बनाया गया था साल 1972 में, लेकिन फिर भी 12 लोकेशंस ऐसी हैं इनकी बॉर्डर एरियाज़ पर जो डिस्प्यूटेड हैं, जो दोनों ही राज्य क्लेम करते हैं। व्हाट इज़ इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023? ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन बी, 3rd। देखिए हाल ही में ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 लॉन्च किया गया है हुरून के द्वारा। इसमें भारत तीसरे नंबर पर है और 68 यूनिकॉर्न्स भारत में है। अगर हम हुरून ग्लोबल 500 कंपनीज़ की बात करें, जिसमें जो कि एक लिस्ट है जहाँ पर मोस्ट वैल्यूएबल नॉन स्टेट कंट्रोल्ड कंपनीज़ की लिस्ट बनाई गई है, इसमें इंडिया 5th पोजीशन पर है। तो भारत में 68 यूनिकॉर्न्स हैं और पेंडेमिक जब से ये कोरोना शुरू हुआ है उसके बाद से 14 न्यू यूनिकॉर्न्स भारत ने ऐड किए हैं। और पहले नंबर पर यूएसए है, उसके बाद चाइना है, तीसरे पर भारत है। टॉप मोस्ट यूनिकॉर्न की अगर हम करें बात भारत में तो बायजूस है, $22 बिलियन, स्विगी है, ड्रीम 11 है, दोनों ही $8 बिलियन की वैल्यूएशन है। बायजूस की बात करें तो ये टॉप 10 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स वर्ल्ड वाइड की लिस्ट में भी शामिल है। ऑफशोर यूनिकॉर्न की बात करें तो इंडिया में 70 ऑफशोर यूनिकॉर्न है, चाइना से भी ज़्यादा है, चाइना में 32 हैं। नंबर ऑफ कंट्रीज़ विद एटलीस्ट 1 यूनिकॉर्न। देखिए ऐसी कंट्रीज जहाँ पर कम से कम 1 यूनिकॉर्न है, इनकी संख्या डबल हो गई है, पहले 24 थी अब 48 हो गई है। जबकि अगर इसी तरह की सिटीज़ की बात करें जहाँ पर एटलीस्ट 1 यूनिकॉर्न है तो ये भी 118 से 271 हो गई है। नंबर ऑफ गज़ल्स की बात करें तो इंडिया तीसरे नंबर पर है नंबर ऑफ गज़ल्स की मामले में। ठीक है, गज़ल्स आप सभी जानते हैं एंटीलोप होते हैं, स्मॉल एंटीलोप एनिमल होते हैं, पर यहाँ पर कुछ और मतलब होता है, अभी देखेंगे। ठीक है, जैसा कि यहाँ आगे लिखा भी गया है। गज़ल क्या होते हैं? ऐसे स्टार्टअप्स जो 2000s में इस्टेब्लिश हुए हों और जिनकी वैल्यूएशन $500 मिलियन की हो, लेकिन अब तक लिस्टेड नहीं है और जल्द ही 2 साल में जो है यूनिकॉर्न बन जाए। देखिए यूनिकॉर्न क्या होता है, कई बार बताया एग्जाम में पूछा जाता है। यूनिकॉर्न ऐसी कंपनी होती है जिसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन की होती जाती है। गज़ल क्या होते हैं? इस तरह के स्टार्टअप होते हैं जिनकी वैल्यूएशन $500 मिलियन से $1 बिलियन तक की हो जाए, $1 बिलियन से कम किया यहाँ तक पहुँच जाए और जल्द ही यूनिकॉर्न बनने वाला हो ये 2 साल के अंदर। ऐसे ही चीतास भी होते हैं। चीतास क्या होते हैं? जिनकी वैल्यूएशन $200 मिलियन से $500 मिलियन के बीच में हो और 4 साल में यूनिकॉर्न बनने की प्रबल संभावना हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ स्टार्टअप्स। यूनिकॉर्न्स एक इसमें टर्म है ना, और गज़ल्स है इसमें, गज़ल और फिर है चीता। तो यूनिकॉर्न क्या हो गया? एटलीस्ट $1 बिलियन की वैल्यूएशन तो उसकी है ही। गज़ल क्या हो गया? आप 2 साल में यूनिकॉर्न बन सकते हैं। चीतास क्या हो गया? लगभग 4 साल में स्टार्टअप आप यूनिकॉर्न आप बन जाएंगे। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।